हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 12 की जो हमारी विस्तास बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 शुड विजिट हिट मॉमी, और इसके एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? जो हमारे ये लेसन है उसके ऑथर कौन है, किसने ये चैप्टर लिखा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So option number 1, John Updike. Option B, John Donne. Option C, William Blake. And option D, John Williams. So answer to this question is option number A, John Updike. John Updike, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है, हम सबको पता है, is the right option to this question. और इन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है. Next, what is the story about? ये स्टोरी आखिर किस चीज के बारे में? तो ऑप्शंस हैं वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर. वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यू, एक ऐसा विचार जो दुनिया में यूजुअली सबका ही होता है. तो यहाँ पे एक लिटिल गर्ल, एक छोटे बच्चे का वर्ल्ड व्यू, यानी एक छोटे बच्चे का विचार जो यूजुअली छोटे बच्चों का होता है. यहाँ पे एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है जो. उसके जो विचार होते हैं, जो बचपन में बच्चों के विचार, जो व्यूज़ होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके बारे में है, जो क्यूरियस क्वेश्चंस पूछ रही है अपने फादर से. क्योंकि उसके फादर उसको स्टोरी बताते हैं तो वो हर चीज़ जानने की बहुत अच्छा है उसके अंदर कि अब आगे क्या होगा, अच्छा उसने ऐसा क्यों किया. तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही है अपने फादर से जब उसके फादर उसको स्टोरी बताते हैं. तो क्या उसके बारे में है ये स्टोरी? ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड व्यू ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के क्या व्यूज़ होते हैं उसके बारे में है. वर्ल्ड ऑफ विजर्ड्स, विजर्ड्स कौन होते हैं? विजर्ड्स वो लोग होते हैं जो काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं, जो जादू मंत्र, मैजिकल ट्रिक्स करते हैं और उनके पास उनकी एक मैजिक वॉन्ड भी होती है. तो क्या उनके बारे में है या ऑल ऑफ दीज, इन सब के बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन कि एक छोटी बच्ची के क्या व्यूज़ हैं. क्योंकि जब जैक, उसके फादर जो उसको स्टोरी बताते हैं रॉजर स्कंक के बारे में, तो उस बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टोरी में जो वो पूछती है, और उसी के बारे में एक चैप्टर भी है कि एक बच्चे का क्या थॉट प्रोसेस होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ डिड द विजिट हेल्प रॉजर स्कंक? ये रॉजर स्कंक कौन है? रॉजर स्कंक एक एनिमल है और ये विजर्ड ने उसकी हेल्प कैसे करी थी? तो विजर्ड ने उसकी हेल्प इसलिए ऐसे करी थी कि उसके अंदर जितनी भी उसकी बैड स्मेल थी वो सब हटा के उसको रोजेस की फ्रेगनेंस दे दी, खुशबू दे दी, ताकि अब लोग उससे दूर ना भागे उसकी स्मेल की वजह से. तो ऑप्शंस हैं बाय यूजिंग मैजिक वॉन्ड, अपनी जादू की छड़ी यूज करके उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. बाय चैंटिंग, यानी कुछ मंत्र पढ़ के उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ द फाउल स्मेल, बाय उसकी हेल्प करके विजर्ड ने रॉजर स्कंक की हेल्प करी, उसकी फाउल स्मेल यानी कि उसके अंदर जो गंदी स्मेल आती थी उसको हटा के उसकी हेल्प कर दी. या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो ये आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उन्होंने विजर्ड ने अपनी मैजिक वॉन्ड भी यूज करी, कुछ मंत्र भी पढ़े और उसके अंदर से उसकी गंदी स्मेल हटा दी, और ये सारी चीजें करके उसने रॉजर स्कंक की हेल्प करी. सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, What did the wizard ask Roger? विजर्ड ने हेल्प करने से पहले रॉजर से क्या पूछा? What did he want to have? कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? What did he want to eat? तुम्हें क्या खाने को चाहिए? What did he want to smell like? तुम्हारे अंदर किस चीज़ की स्मेल आनी चाहिए? या none of these, इनमें से कोई नहीं. तो ऑब्वियसली उसको कुछ चाहिए नहीं था रॉजर स्कंक को, तो ये आंसर होगा नहीं. उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं चाहिए था रॉजर को, तो ये भी उन्होंने उससे, ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था. लेकिन उनको स्मेल पूछनी थी कि तुम्हें अगर अपनी स्मेल चेंज करनी है तो तुम्हें उसके बदले अपनी बॉडी में से किस चीज़ की स्मेल चाहिए. तो ये चीज़ उन्होंने पूछी थी विजर्ड ने, किससे? रॉजर स्कंक से. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ डिड जो वॉन्ट द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक टू एंड? जो थी, जो जैक की डॉटर थी, वो कैसे चाहती थी कि जो रॉजर स्कंक की स्टोरी का एंड हो वो वैसा हो. यानी कि जो उसके फादर जैक ने एंडिंग बताई थी स्टोरी की, वो जो को पसंद नहीं आई थी. तो इसको फिर कैसी स्टोरी का एंडिंग चाहिए था? तो ऑप्शंस हैं वांटेड टू पनिश रॉजर्स मदर, उसको एंड में रॉजर की मदर को पनिश करना था, क्योंकि रॉजर की मदर ने रॉजर स्कंक की रोजेस वाली फ्रेगनेंस हटवा के वापस पुरानी गंदी वाली फाउल स्मेल डलवा दी स्कंक के अंदर. इस वजह से उसको वो चाहिए था कि ये चाहती थी वो कि रॉजर स्कंक की जो मदर है उसको पनिश किया जाए. वांटेड टू हिट हर,
वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक की मदर को विजर्ड जाके अपनी मैजिक वॉन्ड से हिट करे, बहुत जोर से मारे। वांटेड टू किल हर, उसको मार डालना चाहती थी, तो मार तो नहीं डालना चाहती थी। वांटेड टू बीट हर, उसको पीटना चाहती थी, तो पीटना नहीं चाहती थी, वो उसको हिट करना चाहती थी। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों इसके आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आई विल से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रॉजर स्कंक की जो मदर थी वो उसको पनिशमेंट देना चाहती थी बाय हिटिंग हर, तो पनिशमेंट इज वन एंड ऑल सेम थिंग, सो शी वांटेड टू पनिश रॉजर स्कंक्स मदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हिट होम इन द ओरिजिनल स्टोरी? जो ओरिजिनल स्टोरी जो जैक ने जो को बताई थी उसमें किसने किसको हिट किया था? तो उस टाइम पे रॉजर स्कंक की मदर ने विजर्ड को जाके हिट किया था अपनी स्टिक से, अपनी अम्ब्रेला से, और इसीलिए हिट किया था क्योंकि उसने उसके बच्चे की स्कंक की जो ओरिजिनल स्मेल है उसको चेंज करके रोजेस में कन्वर्ट कर दिया था। तो स्कंक की मदर बहुत गुस्सा हो गई थी। तो रॉजर हिट हिज मॉम, रॉजर ने अपनी मॉम को हिट किया था क्या? नहीं। रॉजर हिट द विजर्ड, रॉजर ने विजर्ड को हिट किया था क्या? नहीं, वो तो उससे मदद मांगने गया था, तो ये भी नहीं। विजर्ड हिट रॉजर्स मॉम, विजर्ड ने रॉजर की मॉम को हिट किया था क्या? नहीं। रॉजर्स मॉम हिट द विजर्ड, यस, रॉजर की मॉम ने विजर्ड को हिट किया था क्योंकि उसने उसके बच्चे की ओरिजिनल स्मेल को चेंज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डज जो कॉल रॉजर्स मॉम स्टूपिड? जो रॉजर स्कंक की मॉम को स्टूपिड क्यों बोलती है? तो वो इसीलिए स्टूपिड बोलती है क्योंकि उसको लगता था कि इतनी अच्छी रोजेस की फ्रेगनेंस आ गई उसके बच्चे के अंदर, अब सारे फ्रेंड्स भी उसके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कोई उससे दूर नहीं भाग रहा, फिर भी जाके उसने विजर्ड को हिट किया और वापस उसकी गंदी वाली स्मेल उसको दिलवाई, इसीलिए वो उसको स्टूपिड बोलती है। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज शी डजंट लिसन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मॉम सुनती नहीं है इसलिए जो उसको स्टूपिड समझती है, तो ये ऑप्शन नहीं था। बिकॉज शी स्टूपिड, क्योंकि वो एक्चुअली स्टूपिड है, बहुत बेवकूफ़ है, नहीं। बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रॉजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मॉम की ही वजह से वो दोबारा से बैड स्मेल उसके अंदर से आने लगी और फिर से लोग उससे दूर भागने लगे थे, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि रॉजर स्कंक की मदर ही थी जिसकी वजह से रॉजर की अच्छी फ्रेगनेंस दोबारा चली गई और वो पुराने वाली बैड स्मेल में आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड जो थिंक that Roger skunk was better with new smell off? तो जो को ऐसा क्यों लगता था कि रॉजर स्कंक अपनी न्यू स्मेल, जो रोजेस की जो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, उसमें वो ज़्यादा बेटर है? तो ऑप्शंस है बिकॉज शी वॉज एबल टू बेयर हिम नाउ, क्योंकि जो अब उसको बेयर कर पा रही थी, क्योंकि अब बर्दाश्त कर पा रही थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जो तो सिर्फ स्टोरी सुन रही है, कोई रियलिटी में रॉजर स्कंक के साथ है नहीं जो उसको उसकी बैड स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ रहा था पहले। तो ये ऑप्शन गलत है, वो फर्स्ट वाला। शी वॉज एबल टू बी विथ हिम नाउ, और अब वो उसके साथ खेल सकती है, अब उसके साथ रह सकती है रॉजर स्कंक के साथ। तो ये तो सिर्फ स्टोरी थी, तो इसमें उसका रहना या ना रहना की तो बात नहीं, वो तो सिर्फ ये रॉजर स्कंक की स्टोरी सुन रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। बिकॉज ऑफ प्लेजेंट स्मेल नाउ पीपल वर एबल टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, क्योंकि अब रॉजर स्कंक के अंदर से बहुत प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी रोजेस की स्मेल आ रही है, और अब लोग उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, उससे दूर नहीं भागते, उसके साथ खेलते हैं। या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ऑप्शन। सो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर नंबर सी मिल गया है कि रॉजर स्कंक अपनी कि जो को इसीलिए लगता था कि रॉजर स्कंक अपनी न्यू फ्रेगनेंस के साथ बेटर है, क्योंकि अब सारे लोग उसके फ्रेंड्स बन गए और कोई इससे दूर नहीं भागता। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक? रॉजर को किस चीज के जैसे स्मेल करना था? मैरीगोल्ड फ्लावर, सनफ्लावर, जैस्मिन फ्लावर या रोज? तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उसको रोजेस जैसे स्मेल करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एंड जो डिड वांट फॉर रॉजर स्टोरी? किस तरीके का एंड जो को चाहिए था रॉजर स्कंक की स्टोरी का? क्योंकि अभी उसको बहुत सैड एंडिंग लग रही है कि रॉजर स्कंक की मदर आई, उसने विजर्ड को हिट कर दिया, रॉजर स्कंक पुराने वाली गंदी स्मेल में फिर से आ गया, तो अभी जो को स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं लग रही। तो जो को किस तरीके की एंडिंग चाहिए थी स्टोरी की? पैथेटिक, बहुत बुरी एंडिंग चाहिए थी क्या? नहीं। सैड एंडिंग चाहिए थी क्या? दुखदारी? नहीं, दुखारी एंडिंग तो ऑलरेडी थी क्योंकि पुरानी स्मेल उसको वापस मिल गई थी। हैप्पी नोट, उसको हैप्पी नोट, एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी उसको अपनी स्टोरी की। तो यस, ये ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन,
कि जो को स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ही हैप्पी नोट पे चाहिए था, कि हैप्पी एंडिंग हो। नेक्स्ट, वाई वॉज रॉजर्स मॉम एंग्री विथ हिम? रॉजर की मॉम रॉजर से क्यों एंग्री हो गई, क्यों बहुत गुस्सा हो गई थी? क्यों? क्योंकि रॉजर अपनी ओरिजिनल स्मेल चेंज करवा के रोजेस की स्मेल ले आया, तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारी ओरिजिनलिटी हमसे कोई ना छीने। तुम्हारी जो ओरिजिनल स्मेल है उसे तुम अपनी वही स्मेल रहने दो, क्योंकि उसी से लोग तुम्हें पहचानेंगे। और तुम्हारे अंदर अगर बाद में रोजेस की स्मेल आएगी तो वो रोज की स्मेल होगी, तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल नहीं है। इसीलिए वो बहुत उससे गुस्सा हुई। तो ऑप्शंस है, बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल, नई रोजी स्मेल की वजह से वो गुस्सा हो गई अपने बच्चे से। बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस, तो कोई न्यू ड्रेस की तो बात ही नहीं हुई थी चैप्टर में। बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस, क्योंकि वो बिल्कुल अलग दिखने लगा था, अपीयरेंस है ना, उसकी शक्ल, हुलिया सब बदल गया था। या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन विल बी आंसर नंबर ए, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ रोजी स्मेल। तो वो दिख तो वैसे ही रहा था, सिर्फ उसकी स्मेल चेंज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, रोजी स्मेल की, नई रोजी स्मेल की वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और इस वजह से उसकी मॉम बहुत गुस्सा हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डज रॉजर्स मदर नॉट वांट हिम टू स्मेल लाइक अ रोज? रॉजर की मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वो एक रोज की तरह स्मेल करे? तो ऑप्शन है, बिकॉज शी डिडंट लाइक इट, क्योंकि रॉजर की मॉम को रोज की स्मेल पसंद नहीं थी, ऐसा तो नहीं था। बिकॉज शी इज एलर्जेटिक टू इट, क्योंकि वो रोज की स्मेल से एलर्जिक थी, उनको प्रॉब्लम होती थी, तकलीफ होती थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बिकॉज ही इज अ स्कंक एंड ही शुड स्मेल बैड, क्योंकि वो एक स्कंक था, एक ऐसा एनिमल था जिसमें से बैड स्मेल ही आती है और वो उस बैड स्मेल की वजह से ही जाना जाता है। तो उसकी मॉम चाहती थी कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो, जो वो एक्चुअली है वही वो हमेशा रहे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, व्हाट डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली? आखिरी में रॉजर की मदर ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे बेटे की रोज की स्मेल हो गई है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस विजर्ड के पास जाऊंगी, उसको अपनी अम्ब्रेला से हिट करूंगी और उसको बोलूंगी कि वापस मेरे बच्चे को पुरानी वाली फाउल स्मेल ही दो। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा किया भी। तो ऑप्शंस हैं, टू टेक हिम बैक टू ऑफुल विजर्ड एंड गेट हिज बैड स्मेल बैक, कि उन्होंने सोचा कि मैं इसको उस बेकार विजर्ड के पास लेके जाऊंगी और अपने बच्चे की पुरानी स्मेल वापस लाऊंगी। तो यस, ये हुआ था, दैट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया है। टू टेक हिम विथ हर, और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं रॉजर स्कंक को अपने साथ ले जाऊंगी, तो हाँ वो लेके गई थी अपने साथ उसको। टू गेट हिम न्यू स्मेल, कि अब रोजेस की स्मेल नहीं, उसको कोई नई स्मेल दिलवाऊंगी मैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा था मैं नई स्मेल नहीं, मुझे तो वही पुरानी वाली स्कंक वाली स्मेल चाहिए अपने बच्चे के लिए। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डज जो वांट द विजर्ड टू बिहेव विथ रॉजर्स मदर? जो कैसा चाहती थी विजर्ड से कि विजर्ड को तो ऐसा ही बिहेव करना चाहिए रॉजर स्कंक की मदर के साथ? तो वो चाहती थी वो नाइसली बिहेव करे उसके साथ, नो। पोलाइटली बिहेव करे, नो। रूडली बिहेव करे, नो। शी वॉन्ट्स द विजर्ड टू हिट हर, यस। लास्ट में जो को स्टोरी सुनते सुनते इतना गुस्सा आ गया कि वो चाहती थी कि विजर्ड को हिट करना चाहिए रॉजर स्कंक की मम्मी को। क्यों? क्योंकि रॉजर स्कंक की मम्मी बहुत स्टूपिड बिहेव कर रही है और उसको अपने बेटे की नई स्मेल अच्छी नहीं लग रही। तो जो चाहती थी कि विजर्ड को हिट करना चाहिए रॉजर स्कंक की मम्मी को, ना कि रॉजर स्कंक की मम्मी हिट करे विजर्ड को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why does Joe want the wizard to hit Roger's mother? जो क्यों चाहती है कि विजर्ड रॉजर स्कंक की मॉम को हिट करे? तो ऑप्शंस है, बिकॉज शी स्पीक्स रूडली, क्योंकि उसकी मॉम बहुत रूडली, बहुत गंदी तरीके से बात करती है, नो। बिकॉज शी बिहेव्स रूडली, क्योंकि वो बहुत गंदी तरीके से बिहेवियर करती है, नो। बिकॉज शी डजंट लेट हर सन हैव न्यू स्मेल, क्योंकि वो अपने बेटे को नई स्मेल, जो रोजेस की स्मेल है उसमें नहीं उसको देख पा रही, ना ही उसके साथ वैसा अच्छा फील कर पा रही। वो चाहती है कि मेरे बेटे की वापस वो ओरिजिनल स्मेल ही हो। या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड रॉजर स्कंक विजिट द आउल? रॉजर स्कंक आउल के पास क्यों गया? तो वो उनसे मदद मांगने गया था कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर इससे इतनी गंदी स्मेल आती है कि
कोई मेरे साथ नहीं खेलता, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, सब दूर भागते हैं मुझसे। तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए रॉजर स्कंक एक वाइज आउल के पास, एक समझदार आउल के पास गया। तो ऑप्शन है इसमें टू बी विथ हिज फ्रेंड, क्योंकि रॉजर स्कंक को आउल का फ्रेंड बनना था, नो। टू टॉक टू हिम, उससे बात करनी थी ऐसे ही बैठ के, नहीं। टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ना सीखना था रॉजर स्कंक को आउल से, इसीलिए गया था वो आउल के पास, नो, नॉट एट ऑल। टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ताकि वो इसीलिए गया था स्कंक आउल के पास ताकि वो उससे एडवाइस ले पाए, कुछ सजेशन ले पाए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि उसमें से बैड स्मेल आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी उसकी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रॉजर स्कंक? वाइज आउल, समझदार आउल ने रॉजर स्कंक को क्या एडवाइस दिया, क्या सुझाव दिया उसको उसकी प्रॉब्लम के लिए? तो उसने बोला था कि आप विजर्ड के पास जाओ, विजर्ड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आउल ने क्या बोला? टू विजिट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। टू थिंक डीपली, और ध्यान से बहुत गहरी सोच में जाओ और सोचो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा भी नहीं बोला। टू कंसल्ट हिज मदर, आउल ने बोला कि तुम अपनी मदर से कंसल्ट करो, यानी अपनी मदर से इस बारे में बात करो, ऐसा भी नहीं था। टू कंसल्ट द विजर्ड, यानी कि तुम जाओ और विजर्ड से कंसल्ट करो, विजर्ड से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। तो यस, वाइज आउल ने यही कहा था रॉजर स्कंक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द विजर्ड डिमांड टू मेक रॉजर स्मेल लाइक अ रोज? जब रॉजर स्कंक विजर्ड के पास अपनी प्रॉब्लम लेके गया तो विजर्ड ने रॉजर स्कंक से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या डिमांड किया बदले में, कि तुम मुझे क्या दोगे जो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? तो विजर्ड ने उससे 7 पेनीज यानी 7 सिक्के, कॉइन्स मांगे, तब जाके वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन है 10 पेनीज, 4 पेनीज, 5 पेनीज या 7 पेनीज। तो ऑप्शन डी 7 पेनीज एज पर द चैप्टर हमें पता ही है इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, 7 पेनीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेनीज डिड रॉजर हैव? जब विजर्ड ने रॉजर से 7 पेनीज मांगे तो रॉजर के पास क्या पूरे 7 पेनीज थे? नहीं, रॉजर के पास पूरे 7 पेनीज नहीं थे। तो उसके पास कितने पेनीज पड़े थे उसके पॉकेट में? तो उसके पास सिर्फ 4 पेनीज ही थे विजर्ड को देने के लिए। तो कितने पेनीज थे? ऑप्शन है 7 पेनीज, 6 पेनीज, 8 पेनीज या 4 पेनीज। सो ऑप्शन नंबर डी 4 पेनीज इज द राइट ऑप्शन। इतने ही थे स्कंक के पास विजर्ड को देने के लिए। नेक्स्ट, Where did the wizard suggest Roger to get rest of the 3 pennies? अब विजर्ड ने रॉजर से 7 पेनीज मांगे, लेकिन रॉजर के पास सिर्फ 4 पेनीज थे। तो रॉजर स्कंक को विजर्ड ने कहा कि तुम इस एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, और कौन सी जगह है वो भी हम पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, वहां पे एक मैजिक वेल है, एक कुआं है, जादुई कुआं, उसके अंदर से तुम्हें बचे हुए 3 पेनीज मेरे लिए मिल जाएंगे, तुम वो लेकर आओ और फिर मैं तुम्हारे 7 पेनीज पे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहाँ क्या सजेस्ट किया विजर्ड ने उसको कि तुम्हें कहाँ से मिलेंगे ये बचे हुए 3 पेनीज? एक ट्री से, फ्रॉम अ ट्री, नो। फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से, नो। फ्रॉम एन ओशन, महासागर, महासमुद्र से मिलेंगे, नो। फ्रॉम अ मैजिक वेल, यस, एक जादुई कुआं, मैजिक वेल है, उसमें तुम जाओ और वहां से तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु एडवाइस रॉजर टू गो टू द विजर्ड? किसने एडवाइस दी, किसने सजेशन दिया रॉजर स्कंक को कि तुम विजर्ड के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लो? तो वाइज आउल ने बोला था कि तुम जाओ विजर्ड के पास और अपनी प्रॉब्लम का उनसे सल्यूशन लो, वो तुम्हारी मदद कर लेंगे। तो ऑप्शन है हिज मदर, विजर्ड के पास जाने के लिए किसने बोला था रॉजर स्कंक को? उसकी मदर ने, नो। जो ने बोला था कि नहीं, जो तो खुद स्टोरी सुन रही है। जैक तो फादर है, वो तो जो को स्टोरी सुना रहा है, नहीं। आउल, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, आउल ने बोला था रॉजर स्कंक को कि तुम जाओ विजर्ड के पास, क्योंकि उसके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रॉजर्स मदर इन जोज ओपिनियन? जो के मुताबिक, जो के ओपिनियन में रॉजर स्कंक की मदर जो है वो कैसी औरत है, कैसी लेडी है? तो शी इज वाइज, बहुत समझदार है? नहीं, वो है तो बहुत समझदार, लेकिन जो की नज़रों में, जो के व्यूज़ में वो बिल्कुल समझदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की अच्छी स्मेल हटा के पुरानी वाली गंदी स्मेल वापस ले आई। वो प्लीजिंग, बहुत प्लीजिंग है, यानी कि उसका साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जो को, नॉट एट ऑल। विकेड एंड स्टूपिड,
वो समझती थी कि जो रॉजर स्कंक की मदर है बहुत विकेड है, बहुत क्रूअल है, बहुत खराब है और बहुत स्टूपिड है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की अच्छी स्मेल हटवा के वापस पुरानी फाउल स्मेल दिलवा दी उसको, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, विकेड एंड स्टूपिड। नेक्स्ट, व्हाई डज जोस फादर वांट टू पनिश द विजर्ड? जब जो के जो फादर हैं जैक, जब वो स्टोरी बताते हैं तो लास्ट में बताते हैं कि लास्ट में विजर्ड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती, जो कहती कि विजर्ड को पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए, विजर्ड ने तो अच्छा काम किया। तो जो के फादर उसको एक्सप्लेन करते कि जो को ही विजर्ड को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने गलत काम किया। ये गलत काम किया उसने कि एक ओरिजिनल इंसान की जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस है उसको हटा के किसी दूसरी रोज या किसी दूसरे फ्लावर की दूसरी इसको स्मेल दे दी, और ये चीज रॉजर की मदर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो के फादर है वो क्यों चाहते थे कि विजर्ड को ही पनिशमेंट मिले? तो इसीलिए क्योंकि विजर्ड ने गलती करी थी। तो आंसर है एज अ मेच्योर पर्सन ही थिंक्स दैट विजर्ड हैज ट्राइड टू इंटरफेयर विथ नेचर सो इट मस्ट बी पनिश्ड। तो जो के फादर को लगता था कि क्योंकि जो के फादर बहुत मेच्योर बहुत समझदार इंसान थे, उन्हें ये लगता था कि विजर्ड ने नेचर जो नेचुरली चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें इंटरफेयर दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, और उसने किसी की ओरिजिनल स्मेल हटा के उसको उसकी दूसरी स्मेल दे दी। इसीलिए उसको पनिशमेंट देनी चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए। इसीलिए उसके फादर चाहते थे, या बिकॉज ही डजंट लाइक द विजर्ड, वो इसीलिए विजर्ड को पनिशमेंट देना चाहते थे क्योंकि वो विजर्ड को पसंद ही नहीं करते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ही थिंक्स दैट विजर्ड स्पॉइल चिल्ड्रन, उन्हें ऐसा लगता था कि जो विजर्ड है बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं यानी बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। या नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। जो के फादर बहुत मेच्योर इंसान थे, उन्हें लगता था कि इंटरफेयर करने की कोशिश की विजर्ड ने नेचर की चीजों में, इसीलिए उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और रॉजर स्कंक की जो मॉम है उन्होंने बिल्कुल सही किया। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did mother skunk want her son to retain his identity? जो मदर स्कंक थी यानी जो रॉजर स्कंक की मदर थी, वो क्यों चाहती थी कि उनके बच्चे की आइडेंटिटी जो पहचान है वापस रिटेन कर ले, वो उसको वापस वो पुरानी वाली स्मेल मिल जाए? तो ऑप्शंस हैं बिकॉज शी इज एन एडल्ट, क्योंकि वो एक एडल्ट है, बड़ी है, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। हैज़ अ मेच्योर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग जो उनकी सोच है काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी समझदारी से सोचती है क्योंकि वो बड़ी है, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है। wanted her son to be accepted as it is, क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया उसके बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसा वो नेचुरली है, ना कि किसी रोज की स्मेल अपने अंदर डाल के लोग उसको एक्सेप्ट करें। जैसा एक स्कंक नेचुरली होता है और नेचुरली स्मेल करता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही चाहती थी कि मेरे बच्चे को सब वैसे ही एक्सेप्ट करें। या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ऑप्शंस। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो एक एडल्ट थी, समझदार थी, वो काफ़ी मेच्योर तरीके से सोचती थी और चाहती थी कि मेरे बच्चे को सब वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो रियलिटी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये जो पूरी स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, यानी आखिरी में हमें क्या लेसन, क्या सीख मिलती है? सो ऑप्शंस है, पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। पेरेंट्स बहुत वाइज होते हैं, बहुत समझदार होते हैं हमारे, और उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। मदर्स शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर चिल्ड्रंस अफेयर, जो मदर्स होती हैं उनको अपने बच्चों के अफेयर्स, उनके काम में कभी भी दखल अंदाजी और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये गलत बात है क्योंकि उस मदर ने तो हमें पैदा किया है, शी हैज़ गिवन बर्थ टू अस, उनके पास पूरा राइट है हमारे सही गलत में हमारा साथ देने के लिए और हमारे मैटर्स में बोलने के लिए। मदर्स आर क्रूअल, मदर्स तो बहुत खराब होती हैं, तो ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। चिल्ड्रन आर क्यूट एंड राइट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और जो भी वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे इमेच्योर होते हैं, उनमें मेच्योरिटी की कमी होती है, उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, तो उन्हें नहीं पता कि क्या सही है उनके लिए क्या गलत। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स हमारे लिए सही हैं और उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Jack start finding story telling a ritual? जैक जो है वो अपनी बेटी को जो को रोज स्टोरी टेलिंग करता था, यानी रोज एक कहानी सुनाता था, तो उसको ये एक रिचुअल क्यों लगा, यानी कि उसको ऐसा क्यों लगने लगा कि डेली मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और करनी ही है? क्योंकि उसकी बेटी को वो आफ्टरनून में सुलाता था, नैप कराता था थोड़ी देर के लिए, इस वजह से वो कहानी सुनाता था अपनी बेटी को ताकि वो थोड़ी देर सो जाए।
सो ऑप्शन है बिकॉज इट बिकेम अ रूटीन टू मेक जो स्लीप, क्योंकि ये एक रूटीन बन गया था जैक के लिए कि उसको कहानी सुनाता था वो अपनी बेटी को और तभी वो जाकर सोती थी। तो यस, दिस कैन बी एन आंसर। बिकॉज इट वॉज बिकमिंग इंटरेस्टिंग डे बाई डे, क्योंकि हर दिन स्टोरी सुनाना उसके लिए इंटरेस्टिंग हो गया था जैक के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या स्टोरी बनाऊं, क्योंकि वो वही स्टोरी को अलग अलग कैरेक्टर्स बस रख देता था। रॉजर की जगह रॉजर स्कंक होता था, कभी कभी रॉजर फिश होती थी, तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं बताता, वो उसी स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज करके बताता था। इनफैक्ट पूरी स्टोरी रट गई थी जैक को, जो को उसकी बेटी को, तो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी। फ्रेंड्स वर लाइकिंग इट, क्योंकि उसके दोस्त पसंद कर रहे थे उसकी स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी को, जो जैक की। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अपनी बेटी को सुलाने के लिए वो रोज एक रूटीन थी उसकी कि उसको कहानी सुनानी है उसको। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज अ 4-year-old चाइल्ड सिंबलाइज इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जो है जैक की डॉटर, वो 4 ईयर की चाइल्ड है, 4 साल की एक छोटी बच्ची है। तो एक 4 साल की छोटी बच्ची क्या सिंबलाइज करती है, यानी हमें क्या दर्शाती है कि उसकी थिंकिंग कैसी होगी। तो इनसेंस, वो बहुत मासूम है। स्मार्टनेस, बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्स्टिनेसी यानी कि स्टबर्न होना, यानी कि वो बहुत स्टबर्न लड़की थी, बहुत चिड़चिड़ाहट वाली लड़की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसको बस एंड में थोड़ा सा बुरा लग रहा था रॉजर स्कंक के लिए, क्योंकि उसकी गुड वाली रोजेस वाली स्मेल चली गई थी, पर वो स्टबर्न तो बिल्कुल नहीं थी। नन ऑफ दीज, वो नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, इनोसेंस। वो बहुत इनोसेंट थी, बहुत नादान थी, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत होता है, इसीलिए वो वैसा बिहेव कर रही थी वाइल लिसनिंग द स्टोरी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, कि वो 4 साल की बच्ची बहुत इनोसेंट थी। नेक्स्ट, व्हाट डू अडल्ट पीपल सिग्निफाई इन द स्टोरी। अब 4 साल की बच्ची ने तो बता दिया कि वो बहुत इनोसेंस है, वो वैसा ही दर्शाती है। जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं इस स्टोरी में, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या दर्शा रहे हैं कि वो कैसे। मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, वो लोग बहुत मेच्योर है एडल्ट, और उनकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिससे उनको पता है कि अब लाइफ में हमें क्या करना है, क्या सही है हमारे बच्चों के लिए, क्या गलत है। येस, दिस कैन बी एन आंसर। वाइज वर्ड्स, बड़े लोग सिर्फ वाइज वर्ड्स, अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा करते भी हैं। क्रूएल्टी, वो बहुत क्रूअल हैं, बहुत बेरहम है, बहुत मारते हैं बच्चों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एज पर दी स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे जो के जो फादर थे जैक, वो काफ़ी मेच्योर और काफ़ी एक्सपीरियंस है बिकॉज ही वॉज एन अडल्ट। इनडिफरेंस यानी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी बच्चे करें, गलत करें सही करें, जो भी करें, जो भी करना है करो, दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एंड तक जैक ने उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, रॉजर स्कंक की मदर ने जो उसके लिए किया वो बिल्कुल सही किया। सो अडल्ट जो होते हैं वो बहुत मेच्योर होते हैं, दे होल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना है विच इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सूजन हिल, कमला दास, सेल्मा लैगरलॉफ या चेतन भगत। तो एज पर द चैप्टर, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है किस चैप्टर के ऑथर है, सूजन हिल। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु इज मिस्टर लैम्ब। इस चैप्टर में मिस्टर लैम्ब कौन है, तो मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है जिनका गार्डन है और गार्डन के अंदर ही उनका घर है। ओके, सो ही इज अ यंग मैन, बहुत जवान इंसान है ये। नो, वो बिल्कुल भी यंग नहीं है। अब मिडिल एजेड मैन यानी अधेड़ उम्र का इंसान, यानी कि जिसकी एज अब अराउंड 40 या 50 के आसपास हो, तो ऐसे भी नहीं थे वो। एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़े इंसान थे। येस, ही वॉज एन ओल्ड मैन। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो, ऐसा ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एन ओल्ड मैन, ये एक बहुत बूढ़े इंसान थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम्स ऑफ। डेरी जो कि एक बच्चा है 14 ईयर्स का, इज अ टीनेजर, और मिस्टर लैम्ब, ये दोनों किस चीज़ के विक्टिम्स थे, यानी किस चीज़ के शिकार थे। तो जो ये डेरी है, इसके बचपन में इसके फेस का जो लेफ्ट साइड है उसमें एसिड गिर गया था, तो इसका फेस का एक साइड बर्नट है यानी जला हुआ है। और जो मिस्टर लैम्ब है, ये वॉर में इनका एक लेग जो है वो ब्लास्ट हो गया था, यानी कि उड़ गया था। दैट मीन्स इनका एक पैर नहीं है और इनका नकली पैर है, टिन का इनका एक पैर बना हुआ है। तो ये दोनों डेरी और मिस्टर लैम्ब किस चीज़ के शिकार थे,
तो विजन इम्पेयरमेंट यानी दोनों को दिखाई नहीं देता था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, दोनों को दिखाई देता था। फिजिकल इम्पेयरमेंट, यस वी कैन से दैट दोनों की बॉडी में कुछ फिजिकल इम्पेयरमेंट था, यानी कि कुछ फिजिकल कमी थी, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम थी। डेरी के फेस में प्रॉब्लम थी और मिस्टर लैम्ब के लेग में प्रॉब्लम थी। सो फिजिकल इम्पेयरमेंट इज द राइट ऑप्शन। वॉर, तो वॉर से दोनों का कोई लेना देना नहीं, वॉर में तो सिर्फ मिस्टर लैम्ब का पैर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन डेरी का तो एसिड से हुआ था। तो वॉर हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? मिस्टर लैम्ब ने डेरी की हेल्प क्यों करी? अब मिस्टर लैम्ब ने डेरी की हेल्प करी बाय सेइंग हिम वाइज वर्ड्स एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स, क्योंकि डेरी का एक साइड फेस का जला हुआ था और वो बहुत डरता था दुनिया के सामने आने में। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले उसका इतना डेंजरस फेस देख के, जला हुआ फेस देख के डरते थे और उससे भाग जाते थे। तो डेरी की अब ऐसी आदत हो गई थी कि वो ऐसी क्राउडेड जगहों पे जाता ही नहीं था, वो उन जगहों पे जाना प्रेफर करता था जहाँ पर कोई लोग नहीं है, क्राउड नहीं हो। तो डेरी चुपचाप एक दिन एक गार्डन में चला गया और वो गार्डन था मिस्टर लैम्ब का। डेरी वहाँ इसलिए गया था क्योंकि उसे लगा वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ मिस्टर लैम्ब बैठे हुए थे। तो वहीं पर दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई और मिस्टर लैम्ब ने डेरी को काफ़ी मोटिवेटिंग वर्ड्स बताए और उनको बताया कि देखो मेरा पैर भी एक टिन का है, यानी मेरा एक पैर है नहीं, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है। तो इस तरीके से उन्होंने उसकी हेल्प करी। तो क्यों हेल्प करी? ऑप्शंस हैं, बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर, क्योंकि दोनों वॉर के शिकार थे, वॉर की वजह से दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि वॉर की वजह से सिर्फ मिस्टर लैम्ब का एक लेग नहीं था, डेरी का एसिड अटैक की वजह से नहीं था। बोथ वर सैड, क्योंकि दोनों दुखी थे, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सैड सिर्फ डेरी था, मिस्टर लैम्ब तो बहुत मोटिवेटेड और हैप्पी रहते थे। बोथ वर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, दोनों शिकार थे यानी विक्टिम्स थे फिजिकल इम्पेयरमेंट के, यानी दोनों ही कहीं ना कहीं फिजिकली उनकी बॉडी में या किसी बॉडी के पार्ट में दिक्कत थी। बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, उन्होंने इसीलिए मदद करी क्योंकि वो डेरी के लिए चाहते थे कि डेरी अपने लाइफ को देखने का नज़रिया, जो व्यू है उसका, वो चेंज करे। डेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था और सबको गलत समझता था क्योंकि लोग उससे दूर भागते थे। तो मिस्टर लैम्ब उसने इसलिए मदद करी ताकि उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस लाइफ में वो अपना लाइफ का व्यू चेंज करे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव इंसान में कन्वर्ट हो जाए, तब जाके वो अपनी लाइफ बहुत पीसफुली और अच्छे से जी पाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी? मिस्टर लैम्ब और डेरी को कौन यूनाइट करता है? यूनाइट यानी दोनों को कौन सी एक चीज एकता में बांधती है, यानी बांध के रखती है। तो ऑप्शन है देयर एज, दोनों सेम एज के थे? नहीं, डेरी 14 ईयर्स का एक टीनेजर था और मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन थे। देयर वूज यानी कि जो उनकी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, दोनों के साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस थी। मिस्टर लैम्ब का पैर नहीं था और डेरी का एक फेस का जो साइड था वो बर्न्ट यानी जला हुआ था। तो उनके जो लाइफ में उन्होंने डिफिकल्टी सिचुएशंस, जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं वो सेम थी? नहीं, दोनों की सेम सिचुएशंस नहीं थी, उन दोनों की सिचुएशंस अलग अलग थी। देयर लाइफ स्टोरीज, उनकी दोनों की लाइफ स्टोरी सेम थी? नहीं, डेरी की लाइफ स्टोरी अलग है और मिस्टर लैम्ब की लाइफ की स्टोरी अलग थी। देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, यस दिस कैन बी एन आंसर कि वो दोनों फिजिकली इम्पेयर्ड थे, दोनों की बॉडी में फिजिकली कुछ ना कुछ दिक्कत थी और इसी वजह से दोनों यूनाइट हुए, यानी दोनों सेम हुए और दोनों की बातचीत में कुछ कॉमन टॉपिक्स थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन क्यों गया? डेरी को ये पता ही नहीं था कि ये गार्डन जो है मिस्टर लैम्ब का है, वो तो बस इसीलिए इस गार्डन में चला गया कि थोड़ी देर अपना अकेले में टाइम बिता पाए और उसे लगा कि इस गार्डन में कोई नहीं है। जब वो अंदर गया तो उसको सडनली मिस्टर लैम्ब की आवाज़ सुनाई दी और उसको लगा कि यहाँ पर कोई बैठा है। वो पर्पसफुली वहाँ नहीं गया था, वो ऐसे ही टाइम स्पेंड करने गया था और अकेले, क्योंकि उसको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था, लोगों से दूर रहना अच्छा लगता था। तो ऑप्शन है टू स्टील एप्पल्स, वो उनके गार्डन से एप्पल्स चुराने गया था? नॉट एट ऑल। टू स्पीक टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से बात करने गया था? नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये मिस्टर लैम्ब का गार्डन है और ना ही वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। टू हेल्प द ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने गए थे? नॉट एट ऑल, वो जानता ही नहीं था कि वहाँ कोई मिस्टर लैम्ब रहता है। टू फील दैट प्लेस, उस ब्यूटीफुल गार्डन को, उस ब्यूटीफुल प्लेस को फील करने और अपनी लाइफ को, अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए वो वहाँ गया था कि थोड़ी देर वो अकेले टाइम बिता पाए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन, डेरी ने मिस्टर लैम्ब के गार्डन में कैसे एंटर किया। यूजुअली लोग दरवाजे से एंटर करते हैं, लेकिन डेरी ने दीवार को क्लाइंब करके, दीवार फांद के, जंप करके उनके गार्डन में एंटर किया। तो ऑप्शन है फ्रॉम द फ्रंट गेट, दरवाजे से किया, नो। फ्रॉम द साइड गेट, साइड में जो गेट था वहां से एंटर किया, नो। फ्रॉम बैक गेट, पीछे के दरवाजे से एंटर किया, नो। बाई क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, उसने गार्डन की जो वॉल थी उसको क्लाइंब करके, जंप करके अंदर आया और इस तरीके से उसने गार्डन में एंटर किया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन। मिस्टर लैम्ब हमेशा अपने गार्डन का जो दरवाजा है वो खुला रखते थे। तो वो क्यों रखते थे, वो इसीलिए रखते थे क्योंकि मिस्टर लैम्ब के साथ कोई नहीं रहता, वो भी अपने घर में काफ़ी लोनली, उनकी कोई फैमिली कोई नहीं साथ में रहता, वो अकेले ही रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने गार्डन का दरवाज़ा खोल के रखा था ताकि जिसका मन करे वो उनके गार्डन में आके बैठ सकता है और एंजॉय कर सकता है, और इस वजह से वो भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने जो भी उनके गार्डन में विजिटर्स आ रहे हैं, बात करके अपना मन बहला सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसीलिए वो अपने गार्डन का दरवाज़ा हमेशा खोल के रखते थे ताकि सब लोग वहाँ पे वेलकम है, कोई भी आ सकता है वहाँ पे। तो ऑप्शन है टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, अपने गार्डन पर नजर रखने के लिए हमेशा दरवाजा खोल के रखते थे, नॉट एट ऑल। टू बी सेफ, सेफ रहने के लिए, अगर सेफ ही रहना था तो दरवाजा बंद करते, खोल के क्यों रखते। तो दिस कुडंट बी योर आंसर। टू चैट विद पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम टू टेक फ्रूट, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एप्पल्स ग्रो करते थे वो, तो जो भी लोग उनके गार्डन में आते थे वो एप्पल्स लेते थे, बैठते थे, तो इसीलिए वो अपने गार्डन का दरवाज़ा खोल के रखते थे ताकि बड़े या चिल्ड्रन, बच्चे जो भी उनके गार्डन में आ रहा है एप्पल्स लेने के लिए, उनके साथ वो थोड़ा चिट चैट कर लें, थोड़ी बातचीत कर लें, तो उनका भी मन बहल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। या नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब लैमी लैम्ब, जो छोटे बच्चे थे वो मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब बोलकर चढ़ाते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे, वो बच्चे नादान हैं, इनोसेंट हैं, तो वो अपनी नादानगी में मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब बोल के चढ़ाते थे क्योंकि उनका एक पैर नहीं था, उनकी एक जो टांग है वो ब्लास्ट हो गई थी वॉर में, और वो उनकी नकली टिन की टांग लगी हुई थी, टिन, ओके। तो इसलिए बच्चे उनको चढ़ाते थे और इस बात का उन्हें कोई बुरा भी नहीं लगता था। तो ऑप्शंस है बिकॉज ही स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग एप्पल्स, तो बच्चे उनको इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि मिस्टर लैम्ब जो है उनको उनके गार्डन से एप्पल लेने से रोकते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मिस्टर लैम्ब तो सबको शेयर करते थे। ही स्पोक रूडली, क्योंकि मिस्टर लैम्ब बहुत बुरी तरीके से बात करते थे इसलिए बच्चे उनको चढ़ाते थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ही डिडंट लाइक हिम, बच्चे मिस्टर लैम्ब को पसंद नहीं करते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उनके गार्डन में कभी नहीं आते, उनसे टॉफ़ी लेने नहीं आते, एप्पल्स लेने नहीं आते। बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में वॉर के टाइम एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ जिसकी वजह से उनकी एक टांग ब्लास्ट हो गई, और इस वजह से ही उनकी एक टांग ना होने की वजह से बच्चे उनको चढ़ाते थे नादानगी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why didn't Mr. Lamb feel hurt by children's comments? बच्चे लैमी लैम करके कमेंट करके उनको चढ़ाते थे, तो मिस्टर लैम को बुरा क्यों नहीं लगता था। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज ही थॉट दैट इट सूट्स हिम, क्योंकि मिस्टर लैम को लगता था हाँ ठीक है बोल रहे हैं तो बोलने दो, ये चीज़ तो मुझे सूट करती है, क्योंकि वैसे ही तो मेरी एक टांग नहीं है तो वो मुझे वही तो चढ़ा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं जो मैं एक्चुअली हूँ, तो सूट करता है मुझे। तो येस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। उनको लगता था ऐसा कि ठीक है मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं तो हूँ ऐसा। ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे इसलिए बुरा नहीं लगता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ही लाइक्स देम, वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉन्ट देम टू प्ले इन हिज गार्डन, वो इसलिए चुप रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे उनके गार्डन में आए और खेलें, तो वो तो बच्चे वैसे भी आते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो कहते थे कि ठीक है ये चीज़ मुझे सूट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, बुरा नहीं मानते थे बच्चों की बात का। नेक्स्ट, What does Mr. Lamb grow in his garden? तो मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में कौन सा फ्रूट ग्रो करते थे। ऑप्शन है चेरी, नो। पीच, नो। पॉमीग्रेनेट्स यानी अनार, नो। एप्पल्स, यस, तो ही यूज्ड टू ग्रो एप्पल्स इन हिज गार्डन, और इसी की वो जेली बनाते थे और देन टॉफीज अपने बच्चों को, जो भी बच्चे आते थे गार्डन में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब पिक एप्पल्स? अब जितने भी एप्पल्स होते थे वो ऊपर ट्रीज पे लगे रहते थे,
तो मिस्टर लैम्ब उन एप्पल्स को पिक यानी तोड़ते कैसे थे? क्यों? क्योंकि ट्रीज तो बहुत हाइट पे होते हैं, और सेकेंडली मिस्टर लैम्ब की तो एक टांग भी नहीं, तो वो कैसे जाएंगे और वो तोड़ेंगे? तो वो कैसे करते थे? तो वो एक लैडर लगाते थे, एक सीढ़ी लगाते थे, और कैसे भी करके उस पर धीरे धीरे चढ़ के एप्पल्स पिक करते थे, यानी कि तोड़ते थे। तो ऑप्शन है बेंडिंग डाउन, झुक के क्यों एप्पल तोड़ेंगे जब एप्पल ऊपर हाइट पे? तो कुछ भी मतलब, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ ए सर्वेंट, अपने नौकर की मदद से, तो उनके घर में कोई सर्वेंट्स भी नहीं थे। विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे उनके गार्डन में आते थे उनकी मदद से। नॉट एट ऑल, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही छोटे होते हैं, वो क्या मदद करेंगे इतनी ऊपर से एप्पल्स पिक करने में। यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक, वो एक लैडर, एक सीढ़ी रखते थे और हाथ में एक स्टिक, एक लकड़ी रखते थे और उससे एप्पल्स तोड़ते थे। वो अकेले ही करते थे और ये चीज़ उनको अच्छी लगती थी। सो ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब यूज द एप्पल्स? अब ये जो एप्पल्स वो पिक करते थे, तोड़ते थे, इसका वो क्या करते थे, कैसे यूज करते थे? तो ऑप्शन से मेड जैम, वो उसकी जैम बना लेते थे, नो। मेड पिकल, एप्पल का अचार बना लेते थे, ऑब्वियसली नो, एप्पल का कोई अचार होता है क्या? अर्नड मनी, इन एप्पल्स को बेच के कुछ पैसे कमा लेते थे वो, नो। ही यूज टू मेक जेली विद देम, यस, वो इन एप्पल्स की मदद से जेली बनाते थे और देन ये जेली की जो टॉफीज होती थी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम्ब? जो डेरी की मदर है वो डेरी को मना करती थी कि तुम मिस्टर लैम्ब के घर वापस नहीं जाओगे, ना उनसे मिलोगे, ना उनसे बात करोगे। तो उसकी मदर ऐसा क्यों मना कर रही थी? तो उसकी मदर ने इसलिए ऐसा मना करा क्योंकि उनको लगा कि उनको दूसरे लोगों ने बोला कि मिस्टर लैम्ब से दूर रहना, वो थोड़े से अजीब हैं, थोड़े से स्ट्रेंज हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को मना किया। तो ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, इसीलिए मना करती थी क्योंकि वो ही वॉज नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका पैर नहीं था, इस वजह से मना करती थी, नो। बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, क्योंकि उसकी मदर को डर लगता था कि ये मेरे बच्चे को स्कोल्ड करेंगे, चिल्लाएंगे, इसलिए, नो, नॉट एट ऑल, उसकी मदर तो एक बार भी नहीं मिली थी मिस्टर लैम्ब से। बिकॉज ही टॉक्ड टू मच, क्योंकि मिस्टर लैम्ब बहुत बोलते थे, इसलिए वो मना करती थी, नो। बिकॉज शी डिडंट वांट हिम टू स्टे विद अ स्ट्रेंजर, वो इसीलिए मना करती थी क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब उन लोगों के लिए एक स्ट्रेंजर थे, एक अजनबी इंसान थे जिससे वो कभी पहले नहीं मिले, इसीलिए वो डेरी को मना करती थी कि तुम मिस्टर लैम्ब से नहीं मिलोगे, लेकिन फिर भी डेरी गया उनसे मिलने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विथ मिस्टर लैम्ब? डेरी के मन में एक फियर था, एक डर था, और वो डर ये था कि लोग उससे दूर भाग रहे हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उससे नफरत करते हैं उसका एक बॉन्ड देख के, और इस वजह से वो बहुत हेजिटेट करता और अकेला ही रहना पसंद करता था। तो डेरी ने जो भी उसके दिल में डर थे, फियर्स थे, वो सब मिस्टर लैम्ब से क्यों शेयर किए? एक स्ट्रेंजर इंसान जिससे वो पहली बार मिला है, उससे उसने अपने दिल की ये डर, दिल की बातें क्यों शेयर करी? तो ऑप्शंस हैं बिकॉज ही हैड अ गार्डन, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा गार्डन था मिस्टर लैम्ब के पास, इसलिए उसने बातें शेयर करी, ऑब्वियसली नो। बिकॉज ही वॉज ओल्ड, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत ओल्ड, बुढ़े थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं था। बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड ही वॉज फ्रेंडली, क्योंकि मिस्टर लैम्ब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेरी को एक्चुअली समझा, अंडरस्टैंड किया कि वो क्या चाहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करी कि लाइफ को चेंज करो, नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में आओ, और वो बहुत फ्रेंडली थे, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भाग नहीं रहे थे डेरी का फेस देख के, नॉर्मली बैठे थे। तो ये सारी चीज़ें डेरी को बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने अपने दिल की कुछ बातें मिस्टर लैम्ब के साथ डेरी ने शेयर करी। सो यस, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी मिल गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद कैसे करी? तो ऑप्शन है बाय गिविंग हिम एप्पल्स, उसको कुछ एप्पल्स दे दिए अपने गार्डन से, नो। बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बातचीत करी, यस, बात तो करी, लेकिन किस बारे में बात करी वो हम आगे ऑप्शंस में देखें। बाय हेल्पिंग हिज मदर, उसकी मदर की हेल्प करी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मिस्टर लैम्ब डेरी की मदर से आज तक नहीं मिले, ना वो उसको जानती थी, दोनों स्ट्रेंजर्स से, तो कोई मदद नहीं हुई आपस में। बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन
कि मिस्टर लैम ने एक पॉजिटिव आउटलुक लिया डेरी को, कि दुनिया को इतनी नेगेटिव वे से मत देखो, लोग भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं तो भगने दो, तुम चीज़ों को पॉजिटिव लो, तुम अपनी लाइफ को पॉजिटिव लुक दो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हें अपनी बहुत लाइफ में करना है। तो तुम अगर अपने आप को ऐसा करोगे तो दूसरे तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम अपने चेहरे से प्यार करो ताकि सब अपने आप तुम्हें प्यार करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से मिस्टर लैम ने डेरी का आउटलुक चेंज करने में हेल्प करी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम कॉल डेरी ब्लेस्ड? मिस्टर लैम जब उसको समझा रहे थे तो उसको बोलते हैं कि तुम तो कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हें तो कितना आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान का। तो वो इसीलिए बोलते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ एक तरफ का फेस जला हुआ है, तुम्हारे हाथ पैर आईज नोज सब बिल्कुल सही है, तुम्हारी लाइफ कितनी बड़ी है, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे देखो, मेरा तो एक पैर नहीं है, मैं चल भी नहीं सकता ढंग से, अपना कोई काम नहीं कर सकता जो लोगों के पैरों द्वारा होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम कितने ब्लेस्ड हो, फिर क्यों लाइफ को इतना नेगेटिविटी से देखते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई किसको? डेरी को। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज ही वॉज यंग, क्योंकि डेरी बहुत यंग था, छोटा बच्चा था, इसलिए ये सारी चीज़ें समझाई। बिकॉज ही हैड अ मदर, क्योंकि उसकी एक मदर थी इसलिए सारी चीज़ें समझाई। ऐसा तो कुछ नहीं था, भाई मदर है तो क्या हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों समझाएगा कोई। बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स, क्योंकि डेरी के पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इसलिए मिस्टर लैम ने डेरी को ब्लेस्ड बोला। भाई ठीक है, अब फ्रेंड्स है तो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि इस वजह से इतना समझाएंगे किसी को। बिकॉज एक्सेप्ट अ बर्न फेस ही हैड अ परफेक्ट हेल्दी बॉडी, उन्होंने इसीलिए ब्लेस्ड बोला डेरी को, क्योंकि सिर्फ एक तरफ के थोड़े से जले हुए चेहरे के अलावा उसके पास पूरी परफेक्टली हेल्दी बॉडी थी, जिसको वो यूज़ करके लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकता था। और ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करवाई डेरी को, जो उसको किसी ने रियलाइज़ नहीं कराई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, why even in spite of physical disability Mr. Lamb did not feel lonely? मिस्टर लैम जो थे वो फिजिकली डिसेबल्ड थे, यानी कि उनका भी एक पैर एक टांग नहीं थी, टिन की बनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल लोनली यानी बिल्कुल अकेला फील नहीं करते थे। उनके तो घर में कोई रहता भी नहीं था, तो वो ऐसा क्या करते थे जो उनको लोनली फील नहीं होता था और वो हमेशा चेयर अप रहते थे। तो ऑप्शंस है बिकॉज ही वॉज बिजी, वो बहुत बिजी रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज ही हैड अ गार्डन, क्योंकि उनके घर में गार्डन था। ही हैड सर्वेंट्स, उनके घर में सर्वेंट्स नौकर चाकर थे, तो उनके घर में तो कोई सर्वेंट्स नहीं थे। बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी, तो वो अपने आप को कभी अलोन कभी अकेला रहने ही नहीं देते थे और हमेशा अपने आप को क्या रखते थे? बिजी रखते थे। वो हमेशा गार्डन में बैठ जाते थे, गार्डन का दरवाज़ा खोल के रखते थे, जो भी लोग आए गए सबसे बैठ जाते थे, बातचीत करते थे, बुक्स रीड करते थे, जेली बनाते थे, एप्पल्स तोड़ते थे, तो कुछ ना कुछ करके हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे ताकि उनको अकेले फील होने का टाइम ही ना मिले। सो ये सब वो करते थे अपने आप को लोनली ना फील कराने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ द मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी? मिस्टर लैम के साथ जो डेरी की मीटिंग हुई, जो ये मुलाकात हुई, ये डेरी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। कैसे टर्निंग पॉइंट बना? क्योंकि डेरी उनसे मिलके उनसे बातचीत करने के बाद डेरी को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि वो लाइफ को बहुत नेगेटिव वे से देख रहे हैं, और इसी मीटिंग के बाद उसकी लाइफ का में जो वो नेगेटिव आउटलुक था लोगों के प्रति, वो पॉजिटिव आउटलुक में चेंज हुआ और इस वजह से उसकी लाइफ काफ़ी बेटर बनी। सो ऑप्शंस हैं, ही इनकरेज डेरी टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय देयर कमेंट्स। तो मिस्टर लैम ने डेरी को ये समझाया कि तुम सबके दोस्त बनो, तुम ये मत बॉदर करो, ये मत चिंता करो कि वो तुम्हें क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बातें बोल के जा रहे हैं, भूल जाओ उनकी बातें, उनके दोस्त बनो। जैसे जैसे तुम लोगों के करीब आओगे, लोग तुम्हें अपने आप एक्सेप्ट करेंगे इस फेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको समझाई और ये शायद उसको समझ में आई ये सारी बातें। ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली। सेकेंड चीज़ तो उन्होंने उसको समझाई कि हर चीज़ को पॉजिटिविटी से देखो। तुम पहले ही सबको नेगेटिव बोल देते हो तो फिर कैसे लोग तुम्हारे पास आएंगे? सब चीज़ों को पॉजिटिविटी से देखो तो चीज़ें तुम्हारे लिए पॉजिटिव होंगी। तो ये एक आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग। उन्होंने समझाया डेरी को कि हर चीज़ को एडमायर करो, हर चीज़ को पसंद करो। जब तुम हर चीज़ को पसंद करोगे तो चीज़ें भी तुम्हें पसंद करेंगी, लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो दिस कुड ऑल्सो बी एन आंसर। सो बेसिकली सारी चीज़ें जब मिस्टर लैम ने डेरी को समझाई और फिर डेरी को समझ आई तो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और वो ये सारी चीज़ें समझा। सो ऑल ऑफ दीज कुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें डेरी को मिस्टर लैम ने समझाई। नेक्स्ट,
वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड अ वेकेंट प्लेस टू लिव? डेरी हमेशा एक वेकेंट प्लेस, एक एम्प्टी प्लेस, एक खाली जगह ही हमेशा क्यों ढूंढता था बैठने के लिए या रहने के लिए? जैसे कि वो गार्डन भी गया तो वो इसीलिए गार्डन में एंटर हुआ क्योंकि उसे लगा वहाँ कोई नहीं है। तो हमेशा अकेले क्यों रहना चाहता है, लोगों से दूर क्यों रहना चाहता था? तो ऑप्शन है ही लाइक्ड टू बी अलोन, उसको अलोन अकेले रहना अच्छा लगता था। वॉज स्कैर्ड ऑफ पीपल, उसको लोगों से डर लगता था कि मैं अगर लोगों के पास जाऊंगा तो लोग मेरा जला हुआ चेहरा देख के डर जाएंगे और गंदे गंदे कॉमेंट्स करेंगे मेरे ऊपर। बिकॉज ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एज ही हैड अ बर्न्ड फेस, क्योंकि उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसको ऐसा लगता था कि मैं लोगों से इन्फीरियर दिखता हूँ, बहुत कम दिखता हूँ और मेरा चेहरा जो है जला हुआ है, बर्न्ड फेस है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग कमेंट्स करेंगे। या ऑल ऑफ दीज, या ये सारे ऑप्शंस थे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीजें थी, इस वजह से वो हमेशा एक वेकेंट प्लेस, एक खाली जगह ही ढूंढता था कि वो अकेले बैठे, उसको अकेला रहना अच्छा लगता था, लोगों से डर लगता था और उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं बहुत कम दिखता हूँ, बुरा दिखता हूँ मैं, इस वजह से वो खाली जगहों पे रहना पसंद करता था। नेक्स्ट, वाई वॉज डेरी स्टार्टल्ड एंटरिंग द गार्डन? जैसे ही डेरी ने मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर किया वो स्टार्टल्ड क्यों हो गया, यानी कि वो इतना सरप्राइज एकदम से क्यों हो गया? तो वो इसीलिए सरप्राइज हो गया था क्योंकि डेरी को लगा उस गार्डन में कोई नहीं और मैं अकेले जाके थोड़ी देर इस जगह को एंजॉय करूंगा। लेकिन सडनली उसने नोटिस किया कि वहां पर मिस्टर लैम्प हैं, यानी वहां पर कोई बैठा है, तो वो एकदम सरप्राइज हो गया। तो ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ ट्रीज, वो इसलिए शॉक हो गया क्योंकि गार्डन में ट्रीज थे, ऑब्वियसली नो क्योंकि गार्डन में तो ट्रीज होते ही हैं। बिकॉज ऑफ एप्पल्स, क्योंकि वहाँ एप्पल्स के ट्रीज थे, नो। बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम्प, क्योंकि उसने गार्डन एंटर करने से पहले एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद करी थी कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन वो जैसे ही अंदर गया उसने किसको देखा? मिस्टर लैम्प को देखा, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर लैम्प टेल अबाउट हिमसेल्फ? जब डेरी मिस्टर लैम्प से उनके गार्डन में मिला, दोनों में कुछ बातचीत हुई, तो मिस्टर लैम्प ने अपने बारे में क्या बताया डेरी को? तो ऑप्शंस है ही हैड अ टिन लेग, कि उनका एक लेग, एक जो टांग है वो टिन की बनी है यानी नकली टांग है। स्टिल ही वॉज हैप्पी, ये भी उन्होंने बताया कि डजेंट मैटर कि मेरा एक टिन लेग है, मैं फिर भी हैप्पी हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ही नेवर माइंड इवन इफ चिल्ड्रन टीज देम, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे उनको टीज करके चिढ़ा के जाते हैं, लैमी लैम बोल के जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑल ऑफ दीज, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब मिस्टर लैम ने डेरी से बातचीत करी तो ये सारी चीजें डेरी को अपने बारे में बताई। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्प डज डेरी नोटिस? कौन सी स्पेसिफिक चीजें, कौन सी पर्टिकुलर चीजें डेरी ने मिस्टर लैम्प के बारे में नोटिस करी, ध्यान दी? तो ऑप्शंस हैं अ मैन विथ फर्म रेजोल्यूशन, उसने नोटिस किया कि ये ऐसा इंसान है जिसमें फर्म रेजोल्यूशन है, यानी कि इसने दृढ़ता है इसके अंदर कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगा और मैं किसी से नहीं डरता और मैं खुश रहूंगा। ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, उसने नोटिस किया कि ऐसा इंसान है जो ऑलवेज रिमेन हैप्पी, जो हमेशा खुश रहता है, डजेंट मैटर उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, यानी कि उसकी बॉडी में कोई दिक्कत है या उसकी एक टांग नकली है, टिन की बनी है, उसके बावजूद भी वो हमेशा खुश रहते हैं। हैड अ पॉजिटिव आउटलुक, उसके अंदर मिस्टर लैम्प के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक था, हर चीज़ को पॉजिटिव वे से देखते थे, डजेंट मैटर कोई उनको कुछ बोल के भी जाता था तो भी लाइफ को पॉजिटिव वे से ही देखते थे। या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें डेरी ने नोटिस करी थी मिस्टर लैम्प में। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन व्हाट सेंस वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन लैम्प एंड डेरी वॉज फ्रूटफुल? जो छोटी सी फ्रेंडशिप, जो छोटी सी थोड़ी देर की कंपेनियनशिप थी मिस्टर लैम्प और डेरी के बीच में, वो बहुत फ्रूटफुल थी, बहुत अच्छी रही। तो किस सेंस में ये बहुत फ्रूटफुल थी? तो ऑप्शंस हैं ही गेव हिम फ्रूट टू ईट, तो मतलब क्योंकि मिस्टर लैम्प ने डेरी को कोई फ्रूट खाने के लिए दिया इसलिए उनकी फ्रेंडशिप फ्रूटफुल हो गई। आई मीन कुछ भी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हिज मेच्योरिटी, क्योंकि मिस्टर लैम्प के अंदर बहुत मेच्योरिटी थी, यस उनके अंदर मेच्योरिटी थी, बट स्टिल फ्रेंडशिप दोनों में कैसे फ्रूटफुल हुई ये अभी तक इस आंसर में हमें नहीं मिला। नेक्स्ट, बोथ वर गुड कंपेनियंस एंड लैम्प्स मैच्योर एक्सपीरियंसेस एंड वर्ड्स हेल्प डेरी टू हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ। सो यस, दिस कैन बी एन आंसर। दोनों कुछ ही देर में, थोड़ी देर बात करके काफ़ी अच्छे कंपेनियंस बन गए थे।
फ्रेंड्स नहीं बोल सकती हूँ मैं, कंपेनियन बोल सकती हूँ। कंपेनियन यानी वो इंसान जो थोड़ी देर के लिए आपके साथ होता है। तो वो लोग काफ़ी अच्छे कंपेनियंस बन गए क्योंकि मिस्टर लैम्ब काफ़ी मेच्योर थे, उनके पास लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर करे डेरी के साथ, और डेरी को हेल्प करी कि वो अपने लाइफ में एक पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ रखे, लोगों को नेगेटिविटी से ना देखे। जब वो सब लोगों को एक्सेप्ट करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो लोग भी उसको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट कर लेंगे वो जैसा है। नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब? ऐसी क्या चीज थी जो डेरी अपनी मॉम से जिद करके भी, लड़ाई करके भी मिस्टर लैम्ब से मिलने गया लास्ट में? तो व्हाट ड्रॉज डेरी यानी ऐसी कौन सी चीज थी जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की तरफ खिंचा के ले आया, खींचते हुए ले आया? उसकी मॉम ने मना किया, फिर भी वो लड़ाई करके मिस्टर लैम्ब से एंड में मिलने गया था। तो ऐसी क्या चीज थी? ऑप्शन है हिज अपीयरेंस, क्योंकि मिस्टर लैम्ब बहुत सुंदर दिखते थे, अच्छा अपीयरेंस था, इस वजह से वो अपनी मॉम से लड़ाई करके गया था उनसे मिलने। नो, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बहुत ओल्ड थे, उनका एक पैर टिन का था, तो इसमें अपीयरेंस की कोई बात नहीं थी। हिज ग्रीफ, क्योंकि मिस्टर लैम्ब बहुत ग्रीफ में थे यानी बहुत सैड थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मिस्टर लैम्ब तो बहुत हैप्पी थे। इनफैक्ट उन्होंने डेरी को भी हैप्पी रहना सिखाया था। हिज पॉजिटिव आउटलुक, क्योंकि उनके लाइफ में जो आउटलुक था पॉजिटिव था, वो हर चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी से देखते थे, इस वजह से उसकी वापस इच्छा हुई कि मैं मिस्टर लैम्ब के एंड में हेल्प करके जाऊं, एंड डिस्पाइट उसकी मदर के मना करने के बाद भी वो मिस्टर लैम्ब से मिलने गया। ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी, हिज पॉजिटिव आउटलुक। तो नंबर 1, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है इवन ट्राइज इन ओ लेवल, इसके ऑथर का नाम बताना है हमें, यानी कि वो पर्सन जिसने ये चैप्टर लिखा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो बेस्ट ऑप्शन होगा या जो सबसे सूटेबल क्वेश्चन के लिए आंसर होगा आपको उसे टिक करना है। सो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, बी सर जॉनसन, सी H.L. हेगड़े, या डी नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। सो एज पर द चैप्टर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर जो है हमारे ऑथर हैं जिन्होंने चैप्टर लिखा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Ivan decide to take the O-level exam? ईवान कौन है? ईवान जो था वो प्रिजनर था यानी जेल का कैदी था। उसने जेल में डिसाइड किया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्ज़ाम देना है। ये O-level एग्ज़ाम क्या है? O-level एग्ज़ाम होता है कि किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का बिगिनर एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट लेवल वाला जो एग्ज़ाम होता है उसे हम O-level या 0 लेवल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। तो प्रिजनर ईवान ने कहा कि भाई मुझे O-level एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना है, और ये इच्छा उसने जाहिर करी थी जेल में यानी कि प्रिजन में। तो ऐसा उसने क्यों किया था? तो ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि ऑलरेडी पहले वो 3 बार प्रिजन से, जेल से एस्केप करने की कोशिश कर चुका था, ट्राई कर चुका था, और अब उसके पास माइंड में एक न्यू 4th प्लान था कि इस एग्ज़ाम के बहाने वो किसी तरीके से जेल से एस्केप कर जाए यानी कि भाग निकले। सो ऑप्शंस है, ए टू कीप हिज हैट ऑन हिज हेड, उसको अपने सर पे हैट रखनी थी, तो सर पे हैट रखने का जो ये जो ऑप्शन था ये तो उसके प्लान का एक पार्ट था, तो इस वजह से तो उसने डेफिनेटली एग्जाम के लिए अपेयर नहीं होने को कहा था। टू स्टडी, उसको जेन्युइनली पढ़ना था, ऑब्वियसली ने उसको कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं था, उसको तो जेल से 4th टाइम भागना था। टू ऐड टू हिज अकेडमिक्स, जो भी उसने पढ़ाई लिखाई करी आज तक उसमें उसको एक ऐड ऑन करना था अकेडमिक्स में कि मैंने जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्जाम भी दिया है, तो बेसिकली उसको पढ़ना था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टू प्लान एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल, तो यस उसको प्रिजन से, जेल से एस्केप करना था यानी कि भागना था, इस वजह से उसने गवर्नर के सामने, जेल के गवर्नर के सामने ये इच्छा रखी कि मुझे जर्मन लैंग्वेज का O-level एग्जाम देना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस? इवांस किस टाइप का पर्सन था? तो ऑप्शंस है, क्लेप्टोमेनियक, वो एक क्लेप्टोमेनियक पर्सन था यानी कि वो पर्सन था जिसकी हैबिट होती है स्टील करने की, जिसके अंदर बचपन से चोरी करने की आदत होती है, उस पर्सन को हम क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। तो येस ही वॉज अ क्लेप्टोमेनियक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बचपन से ही चोरी करने की एक बुरी आदत थी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड द टेंडेंसी टू मिसलीड, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्लीजिंग थी यानी कि लोगों को हंसाता था, एंजॉय कराता था। तो येस, जब भी क्रिसमस का कुछ इवेंट होता था जेल में तो ये कॉमेडी करता था, मिमिक्री करता था और लोगों को हंसाता था। तो येस, उसकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग थी। एंड टेंडेंसी टू मिसलीड,
उसकी एक आदत बन चुकी थी कि गवर्नर को और सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स को मिसलीड करे, यानी कि ऐसा कुछ करे कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ही जाए उसको पकड़ने के लिए, और मिसलीड करे यानी कि ये लोगों को गुमराह करता था। तो यस, ये लोगों को गुमराह करता था। थर्ड, स्टीलिंग हैबिट, यस क्लेप्टोमेनियक था, यानी कि वो पर्सन जिसमें चोरी की आदत होती है। तो यस, डेफिनेटली स्टीलिंग हैबिट थी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो यस, ये सारी तीनों क्वालिटीज इवांस में थी, तो और इसी तरीके का वो पर्सन था। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक? इवांस को जेल में सब इवांस द ब्रेक क्यों कहते थे? क्योंकि वो पहले 3 बार कोशिश कर चुका है जेल से भागने की, यानी कि जेल के दरवाजे तोड़ के ब्रेक करके भागने की उसने कोशिश की है, इसलिए जेल के सारे लोगों ने उसको एक टाइटल दे दिया इवांस द ब्रेक, यानी कि हमेशा ब्रेक करके जेल तोड़ के भागने की कोशिश करता है। सो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ हिज प्लीजिंग पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग थी, सबको एंजॉय कराता था, काफ़ी अच्छा सा इंसान था इसीलिए। सो ऑब्वियसली इस रीज़न से तो उसको ये टाइटल नहीं दिया था जेल के लोगों ने। बिकॉज ही कीप्स हैट ऑन हिज हेड, क्योंकि वो अपने सर पे हैट रखता है इसलिए, ऑब्वियसली नो। फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन थ्राइस, क्योंकि उसने जेल से थ्राइस यानी 3 टाइम्स एस्केप करने की कोशिश की है, यानी कि भागने की कोशिश की है, इस रीजन से उसको इवांस द ब्रेक का टाइटल दे दिया था। ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डिड इवांस ड्रेप अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर? जब इवांस एग्जाम लिख रहा था जेल में बैठ के, जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्जाम लिख रहा था, तो उसने सडनली एक ब्लैंकेट अपने आसपास ड्रेप कर लिया, यानी कि ओढ़ लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया था? तो उसने ऐसा किया था, जो स्टीफेंस वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे जो उस पर नज़र रख रहे थे, उसको गुमराह करने के लिए, उसको मिसलीड करने के लिए, ओके, क्योंकि ये उसके प्लान का पार्ट था। और अंदर ही अंदर इसी ब्लैंकेट के अंदर वो चेंज कर रहा था, और चेंज क्या कर रहा था? मैक्लेरी जो उसका सुपरवाइजर था, जो सुपरवाइज करने आया था उसको, एग्जामिनर था, उसकी ड्रेस पहन रहा था वो अंदर ही अंदर। तो दिस वाज ऑल प्लान ऑफ हिज एस्केप। सो ऑप्शंस है कि उसने क्यों ड्रेप किया था ब्लैंकेट? तो ऑप्शंस है ए, टू कंसील हिज एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मैक्लेरी, ताकि वो अपने जो एफर्ट्स है, जो वो मेहनत कर रहा है ब्लैंकेट के अंदर चेंज करने की, मैक्लेरी की तरह दिखाई देने के लिए, उसकी जैसे कपड़े पहन रहा था वो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को, तो ब्लैंकेट से वो ये अपनी कोशिशों को कंसील कर रहा था, यानी छुपा रहा था, ताकि स्टीफेंस उसको देख ना ले। तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी इसलिए उसने ब्लैंकेट ड्रेप कर लिया था, ऑब्वियसली नो। टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से छुपने के लिए। तो पुलिस से उसको छुपने की क्यों जरूरत है? वो तो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में अरेस्टेड है, जेल के अंदर अपने सेल में, तो वो ड्रेप क्यों करेगा ब्लैंकेट? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट टू पर्पसेस डिड द करेक्शन स्लिप सर्व? एक करेक्शन स्लिप आई थी एग्जाम में इवांस के लिए, उस करेक्शन स्लिप ने क्या सर्व किया इवांस को, यानी कि क्या सबूत दिए? अब करेक्शन स्लिप क्या होती है? जब भी हमने भी देखा है, कभी हम एग्जाम में बैठते हैं और अपना आंसर्स लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चन पेपर में। तो कोई टीचर आती है एक छोटी सी स्लिप लेके और हमको उसमें से देख के डिक्टेट करती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत है या स्पेलिंग एरर है, आप इसको करेक्ट करिए अपने क्वेश्चन पेपर में। तो एग्जैक्टली उसे हम करेक्शन स्लिप कहते हैं। अब इवांस भी क्या कर रहा था? इवांस भी वहाँ जेल में बैठकर अपना पेपर लिख रहा था। अब उसके पास भी क्या था, कुछ उसके क्वेश्चन पेपर में गलतियां थी। तो कॉल आया एग्जामिनेशन सेक्रेटरी बोर्ड से गवर्नर के पास। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक करेक्शन स्लिप है, क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शंस है, वो हमें इवांस को बताने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गवर्नर ने, कि मैं आपको ये कॉल कनेक्ट करवाता हूँ जैक्सन से, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर से। तो वो मतलब आपका जो मैसेज है करेक्शन का, वो इवांस तक पहुंचा देंगे कि दिस इज पर्टिकुलर करेक्शंस आर बीन देयर इन द क्वेश्चन पेपर। अब ये जो करेक्शन स्लिप थी, ये एक्चुअली में कोई करेक्शन स्लिप नहीं थी, ये करेक्शन स्लिप के नाम पर एक सबूत, एक कोड आया था इवांस के पास। अब इस करेक्शन स्लिप के द्वारा 2 चीज़ें पता चल गई। जब सेक्रेटरी बोर्ड ने कॉल किया तो उनको टाइम पता चल गया कि किस टाइम पर एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट हुआ है,
क्यों? क्योंकि एग्जाम थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो गया था मैक्लेरी की चेकिंग करने में। दे वर फ्रिस्किंग हिम, उसकी बॉडी को चेक कर रहे थे। ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स हर इंसान को चेक करते हैं, तो एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया। अब अगर इन लोगों को एग्जामिनेशन का टाइम ही नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता रहेगा कि एग्जाम एक्चुअली में ख़त्म कितने बजे होगा, और जब ख़त्म होगा तभी तो उस उतने बजे बाहर एक गाड़ी आएगी इवांस को पिक करने के लिए या इवांस को एस्केप कराने में हेल्प करने के लिए। तो इस करेक्शन स्लिप से दो चीज़ें पता चली थी। पहली चीज़ तो ये पता चली थी कि एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा, और दूसरी चीज़ ये पता चली कि गोल्डन लायन करके एक होटल था जिसमें इवांस को रहना था यहाँ जेल से भागने के बाद। तो ये नाम, होटल का नाम उन लोगों को उस तक पहुंचाना था। गोल्डनीन करके, गोल्डन लॉन करके उन्होंने कुछ लिख दिया करेक्शन स्लिप में, जो कि एक कोड था, और इस कोड को डिटेक्ट कर लिया, डिकोड कर लिया इवांस ने, और वो फिर गोल्डन लायन जाके भाग के वहीं रह रहा था एस्केप करने के बाद। तो दो चीज़ें जो पता लगानी थी उन लोगों को करेक्शन स्लिप के द्वारा, वो एक थी व्हाट इज़ द टाइम एट विच द एग्जाम विल स्टार्ट, कितने बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, और दूसरी चीज़ उस होटल का नाम आया था कोड फॉर्म में उस करेक्शन स्लिप में, जहाँ पर एस्केप करने के बाद इवांस को उस होटल तक पहुंचना था। ओके, सो क्या दो पर्पसेस थे? ऑप्शंस है टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवांस एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एग्जाम टू स्टार्ट। तो बिल्कुल करेक्ट नेम बताना था उनको होटल का, जो कि था गोल्डन लायन, वो उस करेक्शन स्लिप में आया था, और एग्जैक्ट डेट और टाइम बताना था कि कितने टाइम पर और किस डेट पे एग्जाम स्टार्ट होना है। तो वो सब उस करेक्शन लिस्ट में पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको हमारा आंसर मिल गया, विच इज द राइट ऑप्शन। आगे ऑप्शंस देखते हैं। टू हेल्प इवान एस्केप, इवान को एस्केप करने के लिए, तो यस इवान को एस्केप करने के लिए तो था, लेकिन जो दो पर्पस थे वो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल गए, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। टू इन्फॉर्म इवान गैंग हिज प्लान ऑफ एस्केप, तो इवान की गैंग को पूरा इन्फॉर्म करने के लिए कि एस्केप का प्लान क्या है। तो प्लान तो उनका पहले से ही था, बस दो चीज़ें, होटल का नाम और एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ें करेक्शन स्लिप द्वारा हुई थी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड इवान एस्केप फ्रॉम द जेल, इवान से जेल से इवान ने एस्केप कैसे किया, यानी भाग कैसे निकला। तो ऑप्शन से बाय जंपिंग द वॉल, दीवार फांद के चला गया था वो, नो। बाय बीफूलिंग द वॉचमैन, वॉचमैन को बीफूल करके यानी कि उसको बेवकूफ़ बना के वो चला गया, ऐसा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इवांस तो बहुत खतरनाक सुपरविजन में था। जिस सेल में वो रह रहा था उसके आगे दो डोर्स थे, वो क्रॉस करने पड़ते थे तब जाके इवांस के सेल तक पहुंचते थे। जिस सेल में वो था वहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ था, कैमराज लगे हुए थे, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ हुआ करते थे, तो इम्पॉसिबल था उसको किसी को भी बेवकूफ़ बना के निकलना। हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज हिम, एकदम लास्ट में जब गवर्नर ने भी पकड़ लिया था एस्केप के बाद इवांस को, तो गवर्नर ने बोला वापस इसको जेल ले जाओ। तो जिस जेल की गाड़ी आई थी और जो प्रिजन ऑफिसर आया था वो इवान का फ्रेंड ही था, और फाइनली उसने उसको एस्केप कराने में हेल्प करी। तो इवान फोर्थ टाइम में भाग निकला था। सो यस, जो प्रिजन ऑफिसर था लास्ट में वो इवांस का फ्रेंड ही था, जो गवर्नर को लगा कि भाई ये तो हमारे प्रिजन ऑफिसर का ही कोई प्रेजेंट, हमारा खुद का प्रिजन ऑफिसर है, लेकिन वो तो इवांस का फ्रेंड निकला, और उसी ने उसको रिलीज कराया, यानी कि जेल से भागने में हेल्प करी। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु ऑर्डर्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज हैट, जब इवांस एग्जाम लिख रहा था तो उसने अपने सर पे हैट पहनी हुई थी, बबल हैट या बॉबल हैट, इस तरीके की एक हैट होती है, ऐसे सर पे उस पर एक छोटा सा बॉल टाइप के बना रहता है, तो उसको हम बॉबल हैट कहते हैं। तो ये हैट उतारने के लिए इवांस को किसने बोला था कि उतार दो और फिर एग्जाम लिखो? तो ऑप्शन है जैक्सन वहाँ का सीनियर पुलिस ऑफिसर था, तो यस उसी ने बोला था उसको। सेकंड था स्टीफेंस, ये सेकेंडरी वहाँ का सेकंड नंबर का पुलिस ऑफिसर था और अभी अभी नया नया रिक्रूट हुआ था जेल में, उसने नहीं बोला था। गवर्नर ने बोला था नो, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, जैक्सन। तो जैक्सन ने इवांस को उसकी हैट उतारने के लिए बोला था, लेकिन इवांस ने बोला कि नहीं ये तो मेरी लकी हैट है, प्लीज़ मुझे पहनने दो। तो जैक्सन ने बोला चलो ठीक है, एक हैट ही तो पहनी है, तो उसको अलाउ कर दिया। बट दिस हैट पहनने वाली जो चीज़ थी ये इसके प्लान का पार्ट था, तो अच्छा ही होता अगर वो उतार लेता, तो वहीं पे सच्चाई पता चल जाती। नेक्स्ट, हु चेक्ड द सेल थॉरली, गवर्नर के ऑर्डर्स थे कि इवांस का जो सेल है, वो कमरा जहाँ पे इवांस रह रहा है, उसको अच्छे से चेक कर लिया जाए उसका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि वो पहले भी 3 बार कोशिश कर चुका है भागने की, तो इस बार भी कहीं वो कोशिश
ना करे, तो बहुत अच्छे से उसका सेल चेक करने की वो ऑर्डर्स दिए थे गवर्नर ने। तो किसने उसका सेल या किसने उसका रूम जहाँ पे वो रह रहा था उसको अच्छे से चेक कर लिया था? तो ऑप्शन है द पुलिस, पुलिस ने, द गवर्नर, खुद गवर्नर तो ऑब्वियसली आके चेक नहीं करेंगे, जैक्सन एंड स्टीफेंस, यस जैक्सन एंड स्टीफेंस हो सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ स्टीफेंस ने। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जैक्सन एंड स्टीफेंस। पुलिस हो नहीं सकता क्योंकि दो ही पुलिस थे, पूरी पुलिस ने उनका चेक नहीं किया था। 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनका नाम था जैक्सन एंड स्टीफेंस, उन्होंने इसका सेल पूरा चेक किया। स्टीफेंस अकेला दिया तो ये हो नहीं सकता क्योंकि जैक्सन ने साथ में इसके साथ चेक किया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Why did Evans request not to take off his hat? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे ही जैक्सन ने ऑर्डर दिया इवांस को कि अपनी हैट उतारो और उसके बाद एग्जाम लिखो, तो इवांस ने क्या बोला और क्या रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे मत उतारने दो? तो इवांस ने कहा था ये मेरी लकी हैट है और आज मेरा एग्जाम है तो ये लकी चीज मेरे साथ रहे ताकि मेरा एग्जाम अच्छा जाए, तो इसलिए प्लीज मेरी हैट मत उतरवाइए। तो ऑप्शन है ही वॉज फीलिंग कोल्ड, इवांस ने इसलिए नहीं उतारी अपनी हैट क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, ऑब्वियसली नो। टू गिव अ स्मार्ट लुक, उसको बहुत स्मार्ट लुक लग रहा था कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कैप पहन के तो मैं नहीं उतारता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही लव टू वेयर, उसको वो कैप पहनना अच्छी लगती थी तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो उसके प्लान का पार्ट था। इवांस कंसिडर्ड इट लकी फॉर हिमसेल्फ, इवांस ने जैक्सन को बोला कि मेरे लिए ये हैट लकी है इसलिए मुझे ये प्लीज पहनने दो, तो इसीलिए उसने जैक्सन ने बोला कि चलो ठीक है इसका आज एग्जाम में एक हैट ही तो है, पहनने देते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ऐसा इवांस ने बोला कि मेरे लिए ये हैट लकी है, लेकिन उसके लिए कोई लकी वकी नहीं थी, ये उसका प्लान का एक पार्ट था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ कुड इवांस प्लान ऑफ एस्केप बिकम अ सक्सेस? इवांस का जो ये 4th प्लान था एस्केप करने का, जेल से भागने का, वो सक्सेस कैसे हुआ, यानी सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ हिज विट्स, उसकी विट्स की वजह से, विट्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, उसकी दिमाग, उसकी चतुराई की वजह से। तो यस हम कह सकते हैं कि इवांस इतना चतुर था, इतना स्मार्ट, इतना क्लेवर था कि इतनी सुपर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो भाग निकला जेल से, और 4th टाइम गवर्नर को चकमा देके, ओके, मिसलीड करके। तो ये उसकी इंटेलिजेंस ही थी, ये उसका दिमाग ही था जिसकी वजह से वो भाग निकला। तो यस ऑप्शन ए कुड बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज ही कीप्स हिज हैट ऑन हिज हेड, क्योंकि वो हमेशा अपने सर पे हैट रखता है इसलिए वो जेल से भाग निकला। तो आई मीन कुछ भी, हैट रखेगा और जेल से भाग जाएगा, पुलिस नहीं पकड़ेगी। बिकॉज ही वॉज कनिंग, क्योंकि वो बहुत कनिंग था, यानी बहुत चालाक था। अगर इंसान चालाक है दैट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट है। चालाक होने के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ता है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तभी उस इंटेलिजेंस को यूज करके आप चालाक बनते हो, यानी कि क्लेवर बनते हो। सो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट था तभी उसने ये सब किया। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, whom did स्टीफन एक्चुअली कैच? जो स्टीफन सेकेंडरी पुलिस ऑफिसर था वहां का, उसने एक्चुअली किसको पकड़ा था? तो ऑप्शंस है मैक्लेयरी को पकड़ा था उसने, ऑप्शन बी इवांस को पकड़ा था, ऑप्शन सी अ थीफ, एक चोर को पकड़ा था, तो अलग से कोई ऐसा कोई चोर वहां पे था नहीं, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो उसने ऑब्वियसली किसको पकड़ा था? मैक्लेयरी को पकड़ा था, इवांस को थोड़ी पकड़ा था, इवांस से भाग निकला था। सो स्टीफन जब अंदर आया तो उसने देखा कि मैक्लेयरी वहां पे बहुत ही वुंडेड, इंजर्ड हालत में, और उसके सर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। तो वो एक्चुअली में तो इवांस था, लेकिन उसने भेस बदल के वहां पर मैक्लेयरी का बैठा हुआ था ताकि वो मिसलीड कर पाए, गुमराह कर पाए सब पुलिस को और गवर्नर को कि देखो इवांस भाग गया और मैक्लेयरी को यहाँ पे जख्मी करके चला गया, इंजोर करके चला गया। लेकिन वो एक्चुअली में मैक्लेयरी ही, वो एक्चुअली में इवांस ही था जो भेस बदल के मैक्लेयरी का बैठा था। तो था वो इवांस, लेकिन पकड़ा किसको स्टीफेंस ने? मैक्लेयरी को, क्योंकि मैक्लेयरी का उसने भेस लगाया हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वाज मैक्लेयरी? ये मैक्लेयरी है कौन? तो जो मैक्लेयरी है वो एक सुपरवाइजर है, एग्जाम सुपरवाइज करने और इवांस का एग्जाम कंडक्ट कराने आया है जेल के अंदर ही। तो ये एक वो फादर होते हैं जो पार्सन्स होते हैं ना चर्च के, ये बेसिकली वो हैं। तो ऑप्शंस हैं, ये इवान का फ्रेंड है, ये था तो इवांस का फ्रेंड ही, लेकिन मैक्लेयरी बन के आया था
किसकी नज़रों के सामने? पुलिस की नज़रों के सामने। तो बेसिकली उनकी नज़रों के सामने वो इवान का फ्रेंड नहीं था। पुलिसमैन था ये? नो। इंस्पेक्टर था? नो। द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू इन्विजिलेट, तो गवर्नर ने इस इन्विजिलेटर को बुलाया गया कि आप आओ और इवांस का एग्जाम इन्विजिलेट करो, यानी कंडक्ट करो और उसको सुपरवाइज करो। तो मैक्लेरी यही वो इंसान था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड इवान आउटविट द गवर्नर? इवान ने गवर्नर को आउटविट कैसे किया? आउटविट यानी कि अपनी चालाकी में कैसे उनको मात दे दी कि देखो तुमसे ज्यादा चालाक हूं मैं। तो ऑप्शंस हैं, बाय टेकिंग एग्जाम कर अपना लिख के उसने चालाकी दिखाई अपनी? ऑब्वियसली नो। बाय पुटिंग हिज हैट, अपनी हैट पहन ली उसने तो वो गवर्नर से ज्यादा चालाक हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं था। बाय कीपिंग अ लेटर, उसने एक लेटर रख के गया गवर्नर के लिए, तो गवर्नर के लिए वो कोई लेटर रख के नहीं गया था। बाय एस्केपिंग अगेन, लास्ट में जब गवर्नर ने पकड़ लिया इवांस को लेकिन फिर भी उसने मात दे दी गवर्नर को, और प्रिजन ऑफिसर जो आया था वो उसका फ्रेंड ही था और उसी ने उसकी मदद कर ली जेल से एस्केप करने के लिए। तो गवर्नर ने समझो इवांस को पकड़ कर भी नहीं पकड़ा और उसके बाद भी इवांस भाग निकला। फोर्थ टाइम में एस्केप वो कर गया जेल से। सो फिर से एस्केप करके इवान ने गवर्नर को आउटविट किया, यानी अपनी चालाकी में उनको मात दे दी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ वॉज द गवर्नर एबल टू लोकेट इवांस? अब इवांस तो जेल से भाग चुका था, अब गवर्नर उसको लोकेट कैसे कर पाया, यानी कैसे ढूंढ निकाला कि इवांस मुझे इस गोल्डन लाइन होटल में मिलेगा? तो जो करेक्शन स्लिप थी वो वहीं पर रह गई थी और उस स्लिप में काफ़ी सारे कोड लैंग्वेजेस लिखे थे जर्मन लैंग्वेज में, और गवर्नर ने बचपन में कुछ थोड़ी बहुत जर्मन पढ़ी हुई थी तो उनको जर्मन लैंग्वेज आती थी और उसी लैंग्वेज की मदद से उन्होंने डिकोड किया, यानी सारे कोड्स समझे और ढूंढ निकाला कि किस तरीके से ये कोड्स हैं, रास्तों के नाम है और होटल के नाम है जहाँ पर इवांस पहुँचा है। तो इस तरीके से उन्होंने डिकोड कर लिया था पूरा, और उनके पास एक मैप भी था जिसकी मदद से वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गोल्डन लायन होटल और इवांस को उन्होंने पकड़ा। सो ऑप्शंस है, बाय पुटिंग टुगेदर 6 फिगर्स, कुछ नंबर्स लिखे थे और उन्होंने उसको सबको साथ में रख के उस सड़क का नाम, उस एरिया का नाम डिकोड कर लिया था, यानी निकाल लिया था कि इस एरिया में कहीं इवांस मिलेगा। तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। बाय डिकोडिंग, यानी हर चीज़ उन्होंने डिकोड कर ली थी, यानी हर चीज़ उन्होंने ढूंढ निकाली थी समझ के कि ये ऑप्शंस और ये क्लूज हैं, तो यस उन्होंने डिकोडिंग की थी। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ऑक्सफोर्डशायर वो जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे, एंड उनका एक बड़ा सा मैप था उनके पास, और उस मैप की मदद से उन्होंने ढूंढ निकाला कि इवांस कहाँ है। सो यस, दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। सो बेसिकली ऑल 3 ऑप्शन ये हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि इन चारों चीज़ों की मदद से गवर्नर ने इवांस को लोकेट कर लिया, यानी कि ढूंढ निकाला था। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। What was the name of the hotel where Evans was staying? जेल से एस्केप करने के बाद एक होटल पहुंचा था जहाँ पे इवांस को रहना था। उस होटल का नाम क्या था? तो उस होटल का नाम था गोल्डन लायन होटल, क्योंकि वही होटल का नाम उसकी करेक्शन स्लिप में एज अ क्लू आया था। ओके, तो पालमपुर में रहता था वो? ऑब्वियसली नो। द गोल्डन पाम्स? नो। द गोल्डन एरा? नो। द गोल्डन लायन? यस। तो आज पर ये चैप्टर जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, द गोल्डन लायन उस होटल का नाम था जहाँ पर इवांस को रहना था एस्केप करने के बाद। So option number D is the right option to this question. Next, what aided Evans' arrest? Evans को अरेस्ट करने में गवर्नर की एड यानी हेल्प किसने करी और किस चीज ने करी? तो ऑप्शंस हैं, हिज फ्रेंड्स, गवर्नर के दोस्त आए थे क्या मदद करने के लिए? नहीं। गवर्नर की गैंग आई थी क्या? नहीं। सीक्रेट एजेंट्स आए थे क्या गवर्नर की हेल्प करने? नो। द क्लूज इवान लेफ्ट, इवांस क्लूज, जो क्लूज उस तक पहुंचाए गए थे इवांस तक कि इस जगह आपको पहुंचना है, वो क्लू वो वहीं भूल गया सेल में, और जब गवर्नर को सेल में से वो क्लूज मिले तो गवर्नर ने उन क्लूज को डिकोड किया और डिकोड करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर इवांस एक्चुअली रह रहा था, और वो जगह थी होटल गोल्डन लायन। तो जो क्लूज इवान से छूट गए थे जेल में, उन्हीं की मदद से इवांस तक पहुंचे गवर्नर। ओके, और इन क्लूज ने काफी मदद करी गवर्नर की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, वेयर वर द क्लूज लेफ्ट? ये क्लूज कहाँ छोड़कर गया था इवांस?
तो ऑप्शन ऑन द टेबल, वहां पर टेबल रखी थी, वहां पर नहीं। इन द सेल, यस सेल तो था, यानी वो जेल का कमरा तो था, लेकिन वहां पर भी कहाँ, सेल में किस जगह पर, तो वो पर्टिकुलरली हमको देखना है। ऑन द मोबाइल, ऑब्वियसली कोई मोबाइल वगैरह नहीं था इवांस के पास, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो यस ऑन द क्वेश्चन पेपर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इवांस के पास जो क्वेश्चन पेपर था उसी के लास्ट पेज पे वो कुछ क्लूज लिखे हुए थे, एंड उन्हीं क्लूज, वो जो क्वेश्चन पेपर में क्लूज छूटे हुए थे, उन्हीं क्लूज की मदद से गवर्नर इवांस तक पहुंच गए। सो ऑप्शन नंबर डी ऑन द क्वेश्चन पेपर इज द राइट ऑप्शन। तो सेल में ही, सेल तो था लेकिन किस सेल में छोड़ दिया, लेकिन सेल में कहा, सेल में जो क्वेश्चन पेपर रखा था इवांस के पास उसमें वो क्लूज छूटे थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम whom डिड द गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल। गवर्नर के पास एग्जाम, जब इवांस का एग्जाम स्टार्ट हो गया था तो गवर्नर के पास सबसे पहला कॉल किसका आया था, तो गवर्नर के पास कॉल आया था असिस्टेंट सेक्रेटरी का। एग्जामिनेशन बोर्ड्स के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उन्हीं ने कॉल किया था ये कंफर्म करने के लिए उनसे कि एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा, और करेक्शन स्लिप के लिए। ओके तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी भी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है वो इवांस से मिला हुआ था, यानी उनकी गैंग और उसके एस्केप का पार्ट था। तो गवर्नर को सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट होने के बाद किसका कॉल आया था, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, यस। जॉइंट सेक्रेटरी, नो। असिस्टेंट कमिश्नर, नो। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी कहाँ का था, एग्जामिनेशन बोर्ड्स का। ये वही एग्जामिनेशन बोर्ड है जहां से जर्मनी का ओ लेवल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इवांस के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गवर्नर वांट कार्टर टू डू। ये कार्टर कौन है, कार्टर थे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, यानी कि ये डिटेक्टिव थे और ये गवर्नर की टीम का पार्ट थे। तो गवर्नर क्या चाहते थे कार्टर से कि कार्टर तुम ये चीज करो। सो ऑप्शंस हैं, ही वांटेड हिम टू चेक इवान, वो चाहते थे कि इवान को जाके चेक करके आओ। ही वांटेड हिम टू गो विथ इवान, वो चाहते थे कि इवान के साथ जाओ। अब इवान के साथ तो जा नहीं सकते क्योंकि इवान तो ऑलरेडी भाग चुका था। ही वॉन्टेड हिम टू एकॉम्पनी हिम, वो चाहते थे कि इवान्स को एकॉम्पनी करो, यानी इवान्स के साथ जाओ। भाई इवान ऑलरेडी भाग चुका है तो उसको एकॉम्पनी कैसे करेंगे, तो और चेक भी नहीं बोला था उन्होंने इवान के लिए, ये काम उन्होंने दूसरी तरीके से किया था। ही वॉन्टेड हिम टू एकॉम्पनी इंजर्ड मैक्लेरी, तो यस उन्होंने कार्टर से बोला था कि इवान्स जो है वो मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आए हैं उनको इंजर करके, उनको जख्मी करके भाग गया है, तो तुम इंजर्ड मैक्लेरी को हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। जबकि गवर्नर को ये पता ही नहीं था कि इंजर्ड मैक्लेरी खुद इवान्स ही है, उन्होंने सिर्फ भेस बदल के, चेहरा बदला हुआ है और मैक्लेरी का बन के बैठा है, लेकिन वो इवान्स ही है। सो बेसिकली ही वॉन्टेड हिम टू एकम्पनी इंजर्ड मैक्लेरी ताकि वो उसको हॉस्पिटल ले जाए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, what was there in the small brown suitcase that McCleary carried? जब मैक्लेरी जेल में आया तो वो अपने साथ एक छोटा सा सूटकेस लाया था, और वो जेल में क्यों आया था, वो जेल में आया था इवान्स को इन्विजिलेट करने के लिए, उसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अपने छोटे से ब्राउन सूटकेस में उसने क्या क्या चीजें कैरी करी हुई थी, तो ऑप्शंस है, नंबर ए सील्ड क्वेश्चन पेपर, यस उसके पास एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था, और उसी क्वेश्चन पेपर, ये उसी जीरो लेवल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था जो इवान्स देने वाला था, तो यस। एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, यस ये भी था उसके ब्राउन सूटकेस में। स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, उनके पास एक स्पेशल कार्ड भी था, तो यस वो भी मैक्लेरी ने कैरी किया हुआ था अपने ब्राउन सूटकेस में। ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, तो यस क्योंकि ये सारे ऑप्शंस है इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को, जो सेक्रेटरी थे उनको गवर्नर ने क्या कहा, क्या बोला। ऑप्शंस है, इवान इज अ प्लीजिंग पर्सन, कि इवान बहुत प्लीजिंग पर्सन है, मस्ती करता है, खुश रहने वाला इंसान है, यस। अब ये उन्होंने, ये गवर्नर ने क्यों बोला सेक्रेटरी को, इसीलिए बोला क्योंकि सेक्रेटरी पूछ रहे थे गवर्नर से कि भाई ये अगर हमारे यहाँ से कोई पर्सन आएगा एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो ऐसा तो नहीं कि जो आपका प्रिजनर है जो इवान है
वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हार्म तो नहीं करेगा, कोई चोट तो नहीं पहुंचाएगा हमारे इन्विजिलेटर को। तो गवर्नर कहते हैं नहीं नहीं, वो तो बहुत प्लीजिंग पर्सन है, बहुत मस्ती वस्ती करता है, मिमिक्री करता है, कॉमेडी करता रहता है। तो यस, ऐसा कहा था गवर्नर ने। कैन इमिटेट स्टार्स एंड वॉज द स्टार ऑफ द क्रिसमस कॉन्सर्ट। यस, उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी मिमिक्री करता है, उनको इमिटेट करता है, यानी उनकी एक्टिंग करता है, उनकी मिमिक्री करता है। और कब करता है? जब भी जेल में कोई क्रिसमस कॉन्सर्ट होता है तब। तो यस, ये भी गवर्नर ने बताया था सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड्स को। वॉज अ क्लिप्टोमेनियाक। क्लिप्टोमेनियाक यानी कि उसकी आदत है चोरी करने की, बाकी वो हार्म वगैरह नहीं करेगा आपके आए हुए किसी भी पर्सन को। तो यस, ये चीज़ भी उन्होंने कही थी। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सो यस, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस बोले थे, तीनों ये चीजें बोली थी गवर्नर ने, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट इवान कुड नॉट गेट थ्रू द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि ओ लेवल का जो एग्जामिनेशन था जर्मन लैंग्वेज का, इवान कुड नॉट गेट थ्रू दैट, यानी इवान वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो उसके ऑप्शंस हैं, he is unable to understand even simple expression like Guten Glück. Guten Glück एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है गुड लक। जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैक्लेरी जो उसके इन्विजिलेटर था, उन्होंने इवान्स को बोला था ग्यूटन ग्लक, यानी गुड लक फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, तुम अपना एग्जाम अच्छा करना। तो जब मैक्लेरी ने इवान्स को ग्यूटन ग्लक, इतनी सिंपल चीज़ बोली थी जर्मन लैंग्वेज में कि गुड लक, ये चीज़ उसको समझ ही नहीं आई थी, तो वो एग्जाम कैसे लिखेगा जर्मन लैंग्वेज का। जब उसको एक इतना सिंपल इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज का वर्ड नहीं समझ में आ रहा गुड लक, तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेगा। तो इसी से ही पता लग जाएगा कि भाई ये पास नहीं होने वाला, जर्मन लैंग्वेज में इसको कुछ आता ही नहीं है। सो येस, दिस कैन बी एन आंसर। ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ा ही नहीं था। यस, उसने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसको ये तो उसका प्लान था कि मुझे पढ़ना है और मुझे एग्जाम देना है ताकि वो फोर्थ टाइम एस्केप कर पाए। डिडंट अटेंड एनी क्लास। यस, उसने पुलिस वालों को दिखाने के लिए क्लास तो अटेंड करी थी, क्योंकि एक प्रॉपर टीचर हर दिन आता था रात में 1 घंटा उसकी जर्मन लैंग्वेज की क्लास लेने के लिए। तो ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिखावे के लिए तो उसने पढ़ा था और क्लास भी अटेंड करी थी। वॉज बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो जेल के सलाखों के पीछे था। डजंट मैटर वो बार्स यानी जेल के सलाखों के पीछे था, तब भी गवर्नर ने उसके लिए एक टीचर अरेंज कराया हुआ था जो रोज आता था और उसको क्लास देता था जर्मन लैंग्वेज की। सो पढ़ाई तो उसने दिखावे के लिए की थी। सो बेसिकली उसको इतना छोटा सा जर्मन लैंग्वेज का वर्ड समझ में नहीं आया जो मैक्लेरी ने कहा, तो वो एग्जाम कैसे पास होगा। तो इसी से पता चल जाएगा कि ही कुडंट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज इवान कीपिंग द हैट ऑन हिज हेड। ये इवान अपने सर पे हैट क्यों पहना हुआ था और हटा क्यों नहीं रहा था जैक्सन के मना करने के बावजूद भी। तो ऑप्शंस है, टू चीट, क्योंकि उसको चीट करना था इन लोगों को कुछ धोखा देना था। टू अवॉइड कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए उसने पहनी थी, ऑब्वियसली नो। टू गिव अ स्मार्ट लुक, क्योंकि उसको बहुत स्मार्ट दिखना था उस हैट में, ऑब्वियसली नो। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैक्लेरी। सो यस, मिल गया हमें हमारा आंसर। उसने इवान्स के जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े थे और उसने अपने पूरे बाल छोटे छोटे काट लिए थे, इतने इतने से रख लिए थे। और वो इसलिए रखे थे क्योंकि उसको भेस बदलना था थोड़ी देर बाद और मैक्लेरी जैसा दिखना था, तो इसीलिए उसने अपने पूरे बाल काट लिए और हैट पहन ली। अगर वो हैट उतार देता तो सबको पता चलता कि इवान्स ने तो अपने पूरे बाल काट लिए, तो जैक्सन उसको वहीं पकड़ लेता और उससे पूछताछ चालू कर देता कि भाई तुमने क्यों अपने पूरे बाल क्लिप शॉर्ट करे, यानी क्यों पूरे बाल छोटे छोटे से कर लिए कट करके। तो उसका जो एस्केप का प्लान है वहीं फेल हो जाता है। इसीलिए उसने बहाना बनाया जैक्सन से और कहा कि भाई ये तो मेरा फेवरेट हैट है, ये मेरी हैट जो है वो मेरी लकी हैट है, तो आज मेरा एग्जाम है तो मुझे पहनने दो। तो ये उसने बहाना बनाया। सो ऑब्वियसली उसको डिटेक्ट नहीं होना था, यानी सामने नहीं आना था, पता नहीं लगने देना था अपने बारे में कि उसने अपने बाल छोटे कर दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको मैक्लेरी का भेस बदलना था, मतलब खुद मैक्लेरी उसको बनना था। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसी रीजन से वो अपनी हैट नहीं उतार रहा था। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द अथॉरिटीज टेक टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्मूथली। जो अथॉरिटीज थी यानी जो जेल अथॉरिटीज थी, प्रिजन अथॉरिटीज, उन्होंने क्या क्या चीजें करी ताकि एग्जामिनेशन बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हो जाए इवान्स का, और वो इस बार कोई गड़बड़ ना करे, कोई भागने की कोशिश ना करे। तो उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए थे। ऑप्शन ए,
द गवर्नर पर्सनली सुपरवाइज सिक्योरिटी, गवर्नर ने खुद पर्सनली जाके पूरी सिक्योरिटी को सुपरवाइज किया, ध्यान दिया कि कहीं से कुछ भागने की जगह ना हो। उन्होंने माइक्रोफोन्स लगा दिए, उन्होंने कैमरास लगा दिए उसके सेल में, और वो कंटिन्यूसली सुन रहे थे अपना रिसीवर उठा उठा के कि क्या बातें कर रहा है वहाँ पे इवान्स। नेक्स्ट, इवान सेल वाज चेक थॉरली, जैक्सन और स्टीफन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से पूरा सेल को चेक कर लिया था कि कुछ ऐसी कोई शार्प चीज़ तो नहीं है उसके सेल में जो यूज़ करके वो किसी को इंजर कर दे। नेक्स्ट, ऑल बिलोंगिंग्स वर टेकन अवे फ्रॉम इवान, जितने भी सामान थे इवान्स के पास जो उसको शक के दायरे में ला रहे थे, वो जैक्सन और स्टीफन ने सब उससे वापस ले लिए, चाहे वो नेल कटर ही क्यों ना हो। द इनविजिलेटर वॉज फ्रिस्क्ड एंड द पुलिस ऑफिसर वॉज पोस्टेड टू कीप अ विजिल, जो इनविजिलेटर जो मैकलेरी आया था उसको पूरा फ्रिस्क किया, यानी उसकी पूरी बॉडी भी चेक कराई, जो वो सामान अपने साथ लाया था उसकी पूरी बॉडी को चेक करा, सबको चेक किया कि उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ इनकी लेके यूज़ करके इवान इनको ही हर्ट कर दे, तो उसको भी पूरा फ्रिस्क किया, पूरा चेक कराया। और एक पुलिस ऑफिसर कंटिन्यूसली वहाँ पे रखा था जो विजिल यानी नज़र रखे, हु विल कीप एन आई, फॉर टू कीप एन आई ऑन इवान, तो इवान पे नज़र रखने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे कंटिन्यूसली था जो हर एक मिनट में की होल में से चेक कर रहा था इवान को, और वो पुलिस ऑफिसर था स्टीफन्स। ये भी किया था, यस। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी सब चीजें पुलिस अथॉरिटीज ने करी थी, ये ध्यान रखने के लिए कि इवान इस बार कोई नाटक ना करे, भागने की कोशिश ना करे, और जो उसका एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाए। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, What made Ivan have his last laugh? जब लास्ट में गवर्नर ने इवान को पकड़ लिया था और प्रिजन ऑफिसर को बुलाया कि भाई वापस उसको जेल ले जाओ, इसको हमने पकड़ लिया, तो वो जो प्रिजन ऑफिसर था वो कोई रियल प्रिजन ऑफिसर नहीं था, वो इवान्स का फ्रेंड ही था, और उसी ने उसकी मदद करी जेल से एस्केप कराने के लिए। तो जब इवान गया तो स्माइल करते हुए, लास्ट टाइम एक लाफ, एक हंसी देते हुए गया था। तो इस हंसी का क्या मतलब है? तो इस लास्ट लाफ का ये मतलब था कि उसने फिर से अपनी विट्स, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके गवर्नर को आउटविट कर दिया, यानी कि चकमा दे दिया और वो भाग निकला। ओके, सो ऑप्शंस है, हिज फ्रेंड अ प्रिजन ऑफिसर ओपनड हिज हैंडकफ्स एंड हेल्प्ड हिम टू एस्केप, जो प्रिजन ऑफिसर था वो उसका फ्रेंड ही था, उसने उसके हैंडकफ्स यानी उसकी हथकड़ियां खोली और उसको वहां से रिलीज कराया, वहां से भागने में उसकी मदद करी थी। यस, तभी वो हंस रहा था कि देखो मैंने चकमा दे दिया, प्रिजन ऑफिसर भी तुम्हारा नहीं है, मेरा दोस्त ही है। इवान वॉज लॉक्ड अप, इवान को लॉकअप में डाल दिया था उस टाइम पे? नहीं। इवान वॉज रिलीज्ड, गवर्नर ने इवान को रिलीज कर दिया यानी जेल से छोड़ दिया? ऑब्वियसली नो, क्यों छोड़ेंगे, वो तो प्रिजनर है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what should be the governor's plan to bring Ivan back to the prison from the hotel? गवर्नर ने प्रिजन ऑफिसर को लास्ट में बोल दिया था कि जाओ इसको वैन में बिठा के वापस बंद कर दो और जेल में डाल दो वापस, और वहीं पर ही उन्होंने मात खा गई इवान से, क्योंकि वहीं पे ही वो भाग निकला। गवर्नर का एक्चुअली में प्लान क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से वो पक्का कर ले कि इवान्स को जेल में ही डाल दिया जाए? तो अगर गवर्नर खुद जाके वैन में बैठते इवान्स के साथ और मेक श्योर करते कि डायरेक्टली ये वैन प्रिजन तक, जेल तक जा रही है, और इवान्स को अपनी आंखों के सामने बंद करवाते, तो हो सकता है कि इवान्स फोर्थ टाइम एस्केप नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये शायद उनका प्लान होना चाहिए था। सो ऑप्शंस है, ही शुड हैव सेंट हिम बाय एयर, हेलीकॉप्टर से, एयर के द्वारा या एरोप्लेन द्वारा भेजते उसको? ऑब्वियसली नो, कोई इतना बड़ा टेररिस्ट तो था नहीं, इवान्स एक छोटा सा चोर ही था जो सिर्फ बार बार जेल से भागने की कोशिश करता था, तो मीडियम ऑफ एयर बहुत ज्यादा हो जाता। He should have sent him with more people. गवर्नर बहुत सारे लोगों को उसके साथ भेजते ताकि वो चकमा न दे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भले ही वो कितने लोगों को भेजे उसके साथ, हो सकता है वो फ्रेंड ही निकल जाए इवान्स के, यू नेवर नो। जैसे प्रिजन ऑफिसर को साथ भेजा तो क्या हुआ, वो तो उसका फ्रेंड ही निकला ना। He himself should have traveled along. Yes, this could be an option. गवर्नर को खुद इवान्स के साथ उस वैन में बैठ के जाना चाहिए था और डायरेक्टली मेक श्योर करना चाहिए था कि वो जेल तक पहुंचे, तब पॉसिबिलिटी थी कि इवान्स उनकी नजरों के सामने से भाग ना पाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी।
So option C is the right option to this question. Okay, so children, we have come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे. आप चाहें तो हमारे MCQs या हमारे वीडियोस YouTube पर देख सकते हैं. YouTube पे नहीं मिल रहे हैं तो Google पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए which is magnetbrains.com. जैसे ही आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा और ये पेज पे बहुत सारी क्लासेस मेंशन है, जैसे क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12th की इंग्लिश के वीडियोस देखने तो आप क्लास 12th पे क्लिक करिए. जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स आ जाएंगे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं क्लास 12th में. और ये रहा ऑप्शन इंग्लिश का जो कि मैं लेती हूँ, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जो अब तक हमने सारी कवर कर ली है इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल आपको इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल का वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करिए. जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस अच्छे से नहीं मिल पा रहे तो आपको वेबसाइट से कैसे इजीली एक्सेस करना है. और एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल. तब तक लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय.